कहानी की शुरुआत रूबिनी किंगडम के कैसल में एक खूबसूरत पार्टी से होती है। यहाँ रेनाटो जो क्राउन प्रिंस है मारिया नाम की एक लड़की के पास तेजी से आता है जो उसकी मंगेतर होती है, लेकिन वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ जोर से अनाउंस करता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये रिश्ता खत्म। मारिया बिल्कुल कंफ्यूज, मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं, क्या कुछ कैसे हुआ। चलते हैं थोड़ी देर पहले। मारिया अपने कैरेज में रूबिनी किंगडम की तरफ जा रही होती है। कैसल पहुंचते ही ड्यूक और उसकी बेटी आइदा उसका वार्मली वेलकम करती हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को देख के भाग के गले मिल जाते हैं क्योंकि 12 सालों बाद जो मिल रहे थे। बीच में सिर्फ कुछ चिट्ठी चिट्ठी खेला करते थे। मारिया इतनी खुश थी कि ड्यूक को तो इग्नोर ही कर देती है। फिर याद आता है तो सॉरी अंकल जी, कैसे हैं आप? आपने मुझे यहाँ रखा, मेरे पापा ने भी सलाम भेजा आपको। उसके साथ आया बंदा कान में बोलता है, क्या कर रही हैं, गुंडी हैं क्या आप? एक लेडी की तरह बिहेव कीजिए। मारिया कोशिश करती है लेकिन ड्यूक की तो हंसी निकल जाती है। कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है और इसी वजह से तो तुम पहले आइदा की हेल्प की थी। वो बताता है कि जल्द ही आइदा यहाँ की क्राउन प्रिंस की मंगेतर बनेगी, यानी रॉयल फैमिली का हिस्सा, तो इसीलिए तुम्हें आइदा की राइट हैंड भी बनना होगा। मारिया खुशी से एग्री करती है कि आइदा की पूरी ताकत से हिफाजत करूंगी। ड्यूक राहत महसूस करता है और फिर किंग के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। इधर दोनों लड़कियां साथ बैठे चाय पी रही होती हैं। मारिया पूरी तरह क्यूरियस होती है, चल अब बता ये सब कैसे शुरू हुआ, डिटेल चाहिए। आइदा कहती है कि बस पापा ने डिसाइड किया, मैं इसलिए खुश हूँ कि इतने बड़े प्रिंस से रिश्ता हुआ है। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो खुश नहीं है। फिर भी वो मना नहीं करना चाहती क्योंकि क्राउन प्रिंस को ठुकराना फिर तो भगवान ही मालिक होंगे मेरे। मूड बदलने के लिए आइदा मारिया से पूछती है, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ? मारिया बिना फिल्टर के बोल देती है, पढ़ने आई हूँ और एक अच्छे लड़के से शादी भी करनी है। दरअसल इसके पीछे का किस्सा ये है कि एक बार जब मारिया अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी तभी खबर मिलती है कि उसके घर में नया मेहमान आया है। माँ प्राउडली दिखाती है कि तेरा छोटा भाई, नाम हमने टियो रखा है। मारिया तुरंत उसे प्यार करने लगती है, ओए टियो क्या हालियो। लेकिन पहले लड़के के पैदा होने की वजह से मारिया अब अपने किंगडम की वारिस नहीं रही। पापा उससे अचानक खुशी से आते हुए पूछते हैं कि भाई को देखा, और मारिया को सीधा बोलते हैं कि अब रिश्ता ढूंढ अपना, और क्या कर सकती है। आइदा अपनी दोस्त के लिए दुखी होती है कि इतने साल पढ़ना, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग सब वारिस बनने के लिए किया और अब सब बेकार गया। मारिया तो टूट चुकी होती है पर कॉन्फिडेंटली बोलती है, नहीं तो जो सीखा वो जिंदगी में भी तो काम आएगा, है कि नहीं? और वैसे भी वारिस बनना भी तो मेरा सपना थोड़ी था। टियो अब एक बड़ा सक्सेसर बनेगा, मुझे उस बात की खुशी है। और पापा ने जो कहा रिश्ता ढूंढ, तो वही प्लान पे अब काम करना है। आइदा पूछती है, तो तुझे अपने किंगडम में कोई नई लड़का मिला क्या? मारिया हंसते हुए कहती है, मिले थे ना, लेकिन सारे पहले से ही किसी के लिए बुक थे। ऊपर से तुझे तो पता ही है कि मैं किस वजह से फेमस हूँ, मार कुटाई के लिए, इसलिए दूर के किंगडम में आई हूँ एकदम कौला माल ढूंढने। आइदा अब सब समझ जाती है। फिर मारिया के साथ रॉयल एकेडमी जाने का डिसाइड करती है। वहीं मारिया के नए सेशंस भी शुरू होने हैं। ये एकेडमी पहले दरअसल सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए थी, लेकिन करंट किंग के दादा ने अलाउ किया कि नोबल्स भी यहाँ पढ़ेंगे। मारिया नोटिस करती है कि सब स्टूडेंट्स बहुत पोलाइट हैं। सोचती है कि शायद ये आइदा की वजह से है क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस की मंगेतर जो है, लेकिन सारे ही ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो आइदा से क्लियरली जेलस दिखती हैं। घूमते घूमते दोनों लड़कियां एक लड़के से टकरा जाती हैं। आइदा पहले से जानती थी उसे और वो मारिया से भी मिलवाती है कि ये है प्रिंस प्लेसिडो। मारिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो प्रिंस है और वो तो बिल्कुल कूल अंदाज में ग्रीट करती है, क्या हाल है? आइदा शर्म से पानी पानी हो जाती है। फिर जब वो बताती है कि अरे ये प्रिंस है, तो मारिया और ज्यादा शर्मा जाती है कि पहले बताती ना। लेकिन प्लेसिडो को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उल्टा मारिया से ज्यादा फ्रेंडली हो गया और दोनों मिलके अब बेचारी आइदा को ही अब टीज करने लगते हैं कि पहले तो ये किसी को भी पास नहीं आने देती थी, मुझे भी नहीं, बस इसीलिए क्योंकि मैंने इसे एक बार प्लेसिडो की प्लेसिडोनिया बोल दिया था। फिर दोनों मारिया के पीछे पीछे पूरी एकेडमी घूमने निकल पड़ते हैं। फिर एक जगह बैठ करके मारिया प्लेसिडो को अपनी प्रॉब्लम बता देती है कि यार मुझे ना शादी के लिए एक संस्कारी लड़का चाहिए जिसे मैं बिगाड़ सकूं। प्लेसिडो एक अच्छे जेंटलमैन की तरह हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तभी उसी वक्त वो दूर अपने बड़े भाई रेनाटो को देखता है, आवाज लगाता है, लेकिन रेनाटो सीधा बोलता है, अभी बिजी हूँ, काम के अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। प्लेसिडो का थोड़ा ऑरा माइनस हो जाता है, पर वो मन में सोचता है कि मारिया के लिए अच्छा लड़का तो मैं ही ढूंढूंगा। अभी के लिए क्लास टाइम हो गया था तो प्लेसिडो चला जाता है। मारिया और आइदा आगे घूमने लगती हैं। मारिया इतनी एक्साइटमेंट में होती है कि गलती से एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। ये लियो थी, एक घमंडी किस्म की लड़की। वो तुरंत सीन क्रिएट करने लगती है। मारिया माफी मांगती है, लेकिन लियो को इतना काफी नहीं लगा। तब आइदा खुद आगे आकर के उसकी तरफ से माफी मांगती है और क्योंकि आइदा की रेपुटेशन है क्राउन प्रिंस की वजह से, तो लियो के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय एक्सेप्ट करने के। और फिर भनभनाते हुए वो गुस्से में चली जाती है और दोनों समझ गई कि ये कुटिल लड़की से तो दूर ही रहना चाहिए। रात को मारिया सोचती रहती है कि प्लेसिडो और आइदा कितने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो कपल क्यों नहीं बने? दोनों साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसे तभी ध्यान आता है कि आइदा रेनाटो से शादी भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो चुपचाप एक्सेप्ट कर ली है।
आखिर बात क्या है। 2 महीने बाद मारिया अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिख रही थी। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, आइदवा की वजह से मेरे काफी दोस्त भी बन गए हैं, खुश हूँ, लेकिन कभी कभी ये दोस्त थोड़ा अजीब हरकतें करते हैं, पता नहीं इनकी नीयत ठीक है या नहीं। और हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम, 2 महीने में एक भी रिश्ते का कैंडिडेट नहीं मिला। चिट्ठी खत्म करके वो एकेडमी के डांस में चली जाती है, लेकिन आइदा नहीं आई क्योंकि कल से वो बीमार है। प्लेसिडो मारिया से आइदा के बारे में पूछता है और जब मारिया बताती है तो प्लेसिडो उसकी चिंता करता है। मारिया ये नोटिस करती है और पूछती है कि आइदा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। प्लेसिडो लाल हो जाता है, टॉपिक बदलने के लिए कहता है चलो डांस करें। वो शर्मा कर कहती है क्या, पर मुझे नहीं आता। प्लेसिडो हंसकर कहता है कि ABCD नहीं आता क्या, एनीबॉडी कैन डांस। दोनों बहुत मजा करते हैं और इतना नाचने के बाद उन्हें जोरों की भूख लग जाती है। कहते हैं कि अभी जो मिलेगा सब खा जाएंगे। रेस्ट करते वक्त प्लेसिडो सीरियसली कहता है कि तू आइदा की बहुत अच्छी दोस्त है ना। सच बताऊं, वो नोबल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत परेशान रहती है और तू ही उसका सबसे बड़ा एस्केप है। मारिया हैरान होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। वो हमेशा आइदा को परफेक्ट समझती थी। वो कहती है कि वो आइदा की दोस्त थी और हमेशा रहेगी। प्लेसिडो को चैन मिलता है और कहता है बस यही चाहता हूँ कि आइदा कम से कम ग्रेजुएशन बॉल तक ठीक हो जाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मारिया आइदा के पास होती है, ग्रेजुएशन बॉल के बारे में बात करती है। आइदा बताती है कि उस बॉल में सबकी नजर रेनाटो पर होगी, क्राउन प्रिंस जो है, और ये भी बताती है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का बॉल है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। मारिया की आंखें चमक जाती हैं कि आज का डांस इतना अच्छा था तो वो बॉल तो 1000 गुना बेटर होगा। मारिया आइदा को बताती है कि प्लेसिडो के साथ बहुत मजा आया और सोचती है कि क्या वो एक अच्छे रिश्ते का ऑप्शन हो सकता है। आइदा से पूछना चाहती थी कि वो प्लेसिडो के बारे में क्या फील करती है, लेकिन तुरंत रुक जाती है। टॉपिक बदल के कहती है कि बॉल में तो एक अच्छा लड़का ढूंढ नहीं लूंगी, लेकिन उससे पहले एक लड़की की तरह बिहेव करना होगा। वैसे अपने प्लान्स तो जोर से नहीं बोलने चाहिए ना। और आइदा खिलखिला के हंसती है। बॉल का दिन आ जाता है। मारिया घर वालों को चिट्ठी लिखती है, फिर आइदा को आकर के तैयार करवाती है। एकेडमी की तरफ जाते वक्त आगे वाली कैरेज अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके पहिए में प्रॉब्लम थी। वहाँ लियो खड़ी थी, बहुत नाराज। आइदा हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो तुरंत मना कर देती है और आइदा पोलाइटली वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मारिया लियो के लिए चिंता करती है। आइदा ये देख के खुश होती है और कहती है यही तो मुझे पसंद है तुझमें। लियो जैसी लड़की की भी फिक्र करती है। मारिया भी आइदा को एडमायर करती है कि तू भी तो कभी किसी की बुराई नहीं करती, चाहे वो तेरे साथ कैसा भी बिहेव करे। बॉल में पहुंचते ही मारिया की एक्साइटमेंट फट जाती है। इतने बड़े बड़े लोग देख करके वो हैरान थी। मिनिस्टर ऑफ किंगडम, आइदा के पापा, सब वहाँ थे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्रिंस रेनाटो का एंट्री होता है। बाकी सब लड़कियां एकदम पागल हो गई उसकी खूबसूरती और ऑरा देख के। सोचते सोचते कि ज्यादा इंटरेस्टेड भी ना दिखे तो प्लेसिडो की भी थोड़ी तारीफ करने लगती हैं कि ये तो और नोबल से सीधा लगता है। जब दोनों प्रिंस हॉल के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, लोग नोटिस करते हैं कि रेनाटो के साथ लियो चल रही है। ये देख करके सब लड़कियां आइदा को घेर लेती हैं। तू उसकी मंगेतर है ना, तो वो तेरे साथ क्यों नहीं है? एक के बाद एक टॉन्ट मारने वाले सवाल। आइदा पूरी तरह से एम्बेरेस्ड होती है। लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे कि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं लगता। मारिया सब देख रही होती है और बस अब नहीं रुकती। वो सीधा आइदा का हाथ पकड़ लेती है। चलो पानी पी के आते हैं। बहाने से ताजी हवा के लिए बाहर ले आती है। आइदा कहती है थैंक्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्या कहूँ। मारिया कहती है कि तू कुछ भी मत सोच। नई जिंदगी में ढलना, एक लेडी बनना मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर तेरी वजह से मैं बदल रही हूँ और वो जो सब है ना, एक नंबर की। और दोनों खिलखिला के हंसने लगती हैं। दूर से फिर दिखता है रेनाटो लियो के साथ है। सब खुसुर फुसुर फिर से शुरू करते हैं। मारिया कान लगा करके वजह सुन लेती है कि रेनाटो ने दरअसल हेल्प की थी लियो की, रास्ते में फंस गई थी। तो अब तो मारिया का पारा चढ़ जाता है कि आइदा ने भी तो हेल्प करना चाहा था, तब तो उसने मना किया और अब रेनाटो के साथ आई है। उसी वक्त रेनाटो की नजर मारिया पर पड़ती है। वो एक लंबी इंटेंस वाली उससे नजरें मिलाती है। रेनाटो फिर धीरे धीरे मारिया की तरफ बढ़ने लगता है। मारिया झुकने वाली कहाँ थी, वो भी चैलेंजिंग अंदाज में आइदा को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। रेनाटो मारिया का हाथ पकड़ता है और सबके सामने कहता है हमारा रिश्ता आज से खत्म। लेकिन उसने मारिया का नाम नहीं लिया, उसने आइदा का नाम लिया होता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये आइदा है। व्हाट? मारिया पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है कि अब हम तो अभी अभी मिले हैं। प्लेसिडो भाग के आता है, भाई को रोकने की कोशिश करता है कि यार ये पब्लिक में क्या सीन कर रहे हो, लेकिन रेनाटो नहीं रुकता। वो बताता है कि उसके असिस्टेंट ने खबर दी है कि आइदा पीठ पीछे लियो के साथ बुरा बर्ताव करती थी, उसे नीचा दिखा रही थी अपने सोशल स्टेटस की वजह से, और सबूत भी है। लियो भी बार बार रेनाटो को इशारा कर रही थी कि मालिक वो दूसरी वाली है, पर रेनाटो तो ध्यान ही नहीं देता। और सीन इस नोट पर खत्म करता है कि रॉयल एकेडमी छोड़ दो हमेशा के लिए और जाने से पहले लियो से माफी मांगो। मारिया तो
शॉक्ड में है, लेकिन जो भी उसने आयदा के बारे में कहा वो सुन के अब उसे चिंता होने लगती है। इधर आयदा शर्म से बिल्कुल चुप खड़ी है, कुछ बोल भी नहीं सकती। मारिया देख लेती है कि अभी इसको किसी की जरूरत है जो इसका बचाव करे, और उसने कसम खाई थी कि आयदा की हिफाजत करेगी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो ही आयदा को बेटर से ज्यादा जानती है। अब वो कंफ्यूज्ड एक्ट करना बंद करती है, रेनाटो की तरफ सीधा देखती है, उसका हाथ मजबूती से पकड़ कहती है, तुमने अभी बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। रेनाटो एकदम से चौंक जाता है कि एक लड़की उसे सीधा कन्फ्रंट कर रही है। मारिया साफ साफ बोलती है कि मैं आयदा नहीं हूँ, मैं हूँ मारिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, और ये रही आयदा। अगली बार से चश्मा खरीद लेना, इतनी भी समझ नहीं है कि अपने मंगेतर को पहचान सको। सब मारिया के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आयदा के पापा का तो दिल का दौरा आने वाला था। घर वापस जाते वक्त मारिया बहुत गुस्से में होती है। दरअसल वहाँ रेनाटो का असिस्टेंट शर्मिंदा होता है, फिर सबसे पहले आयदा के पापा को डॉक्टर के साथ घर भेज दिया। प्लेसिडो भी झुक के माफी मांगता है। असिस्टेंट और प्लेसिडो दोनों रेनाटो को डांटने लगते हैं। रेनाटो भी खुद नहीं जानता कि किस मुश्किल में पड़ गया है। वो उनकी तरफ बिना देखे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बस मुझे पछतावा है इस चीज का। मारिया के लिए तो उसका ये बॉडी लैंग्वेज ही काफी था, लेकिन फिर भी असिस्टेंट उससे कहता है कि फॉर्मल माफी दूसरे दिन जरूर दिलवाएगा, अभी आप लोग जाइए। मारिया अब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज हुआ क्या, लेकिन आयदा तो ज्यादा परेशान नहीं दिख रही होती। कहती है कि जो भी हुआ इससे सेरेमनी आगे टाल दी जाएगी। मारिया याद दिलाती है कि आज तो ऑफिशियली तेरे रिश्ते का अनाउंसमेंट होना था ना। यहाँ आयदा अब ऑनेस्ट हो जाती है, सच बताऊं प्रिंस को पहले से ही रिश्ता पसंद नहीं था, और मुझे भी शक था कि कभी ना कभी वो ऐसा करेंगे, तो तू उतनी फिक्र मत कर। लेकिन मारिया का गुस्सा नहीं जाता, कहती है कि लेकिन वो वक्त और जगह बिल्कुल सही नहीं था, और ये क्या रीजन है। मुझे पता है आयदा, तू कभी किसी लड़की को तकलीफ नहीं देगी, और ऊपर से वो क्राउन प्रिंस है कि एक नंबर का बेवकूफ, उसने अपने खुद की मंगेतर का चेहरा नहीं देखा क्या। आयदा एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों कभी ज्यादा नहीं मिले। मारिया कहती है कि तू डिफेंड मत कर, एक बार भी देखा हो तो चेहरा कैसे भूल सकता है कोई। आयदा एक बहुत ही पेशेंट और नोबल लेडी की तरह रहती है, कहते हुए कि रेनाटो पर इतना गुस्सा मत कर, वो एक्चुअली बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। मारिया कहती है कि तू कह रही है इसलिए मानती हूँ, ठीक है गुस्सा कम किया। लेकिन आयदा कंसर्न करती है, कहती है सच में अब मुझे तेरी ज्यादा चिंता है। आज तूने जो अटेंशन अट्रैक्ट की है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं थी। अब इससे रिश्ते ढूंढने में तेरे लिए असर पड़ेगा। मारिया रियलाइज करती है कि इसीलिए तो मेरी रेपुटेशन पहले भी खराब थी। फिर एम्बेरेस्ड होती है, लिटरली मेरा रिश्ता तोड़ दिया उसने, ये ले, जबकि मैं तो एंगेज भी नहीं थी। सोचती है कि अब लोग कहेंगे मैं हिस्ट्री की सबसे बुरी लड़की हूँ, और फिर वो सब जो उसके दिमाग में अभी प्रिंस के बारे में आ रहा था सब बक देती है। आयदा उसे चुप करवाती है, कहती है कि रेनाटो जरूर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा, और मैं भी कोशिश करूंगी। मारिया शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर भी गुस्सा है, अगली बार उस प्रिंस को देखा ना तो टुकड़े कर दूंगी। फिर थोड़ी काम होकर के कहती है, लेकिन उसका भाई होने के बावजूद भी प्लेसिडो कितना बेहतर इंसान है, अकेले में मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, आज भी इतना माफी मांगा, जबकि गलती उसकी थी भी नहीं। फिर उसे छेड़ते हुए पूछती है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो ना। आयदा ठीक से जवाब नहीं दे पाती, हम बचपन के दोस्त हैं बस। मारिया सीधा कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छी जोड़ी लगते हो, जिससे आयदा शर्मा जाती है और मारिया नोटिस कर लेती है। घर में अब अकेले मारिया सोचती रहती है कि आयदा को प्लेसिडो पसंद है, रेनाटो से रिश्ता तोड़ना उसके लिए सही होगा, लेकिन अगर रिश्ता तोड़ा तो आयदा की रेपुटेशन भी खराब होगी, और अगर नहीं तोड़ा तो प्लेसिडो और आयदा कभी साथ नहीं हो सकते। डैम। मारिया डिसाइड करती है कि ये सब सोचना बंद करती हूँ और सो जाती हूँ। अगली सुबह मारिया को प्रिंस के पैलेस में बुलाया जाता है। असिस्टेंट आकर के बताता है कि प्रिंस थोड़ी देर में आएंगे। मारिया हैरान है कि मैं सच में बुलाई गई हूँ सिर्फ माफी देने के लिए। देखती है कमरा लग्जरी से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ में एक मीठा डेजर्ट भी दिया गया है जिसकी वो मजे ले रही होती है। तभी रेनाटो आता है। इस बार वो पहले जैसा एरोगेंट नहीं दिखता, चेहरे पे साफ पछतावा दिख रहा होता है, और सबसे खास बात उसे लेडी अनुवाची बोलता है, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। मारिया हैरान होते हुए सोचती है कि आज तक मैं और मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी ने सरनेम सही नहीं बुलाया। प्रिंस मारिया के सामने बैठ जाता है। मारिया देख के फील करती है कि ये सच में दिल से माफी मांगना चाहता है। रेनाटो शुरू करता है, मैंने बहुत बुरा किया। प्लेसिडो ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पढ़ने क्यों आई, और मैंने तुम्हारा ऑनर और रेपुटेशन दोनों खराब कर दिया। मारिया कहती है ठीक है, लेकिन अगर सच में पछतावा है तो एक अच्छे रिश्ते का जुगाड़ कर दो मेरे लिए। उसे लगा था कि उसने ये सब दिमाग में कहा, लेकिन रियलाइज करती है कि फिर से जोर से बोल दिया। रेनाटो फिर भी सीरियसली लेता है, कहता है ठीक है ध्यान रखूंगा। रेनाटो लेडी नोवाची बोल रहा होता है, और मारिया समझ जाती है कि मेरा सरनेम सही में थोड़ा मुश्किल है। कहती है कि आप मारिया बोलिए, या जैसे आयदा मुझे बुलाती है मिमी भी बोल सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे। रेनाटो कहता है लेडी मारिया ठीक रहेगा। फिर वो पूरा किस्सा एक्सप्लेन करता है
कि आयदा ने बताया था कि रेनाटो हमेशा उसे अवॉइड करता रहा, प्लेसिडो को एस्कॉर्ट करने देता था, मैं कभी खुद नहीं मिला, इसलिए उसका चेहरा भी याद नहीं था। मारिया पूछती है कि अवॉइड क्यों किया, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त थे। रेनाटो एक्सप्लेन करता है कि मुझे आयदा के बालों का रंग याद था और किसी का इतना सुनहरा हेयर नहीं होता और इसलिए मुझे लगा कि तुम वो हो। मारिया कॉम्प्लीमेंट सुन के खुश होती है, लेकिन फिर भी कहती है लेकिन इतनी बड़ी गलती पब्लिक में, ग्रेजुएशन बॉल में, क्योंकि सीधा कहती है कि तुम स्मार्ट हो, समझ सकते थे क्या होगा, गलत होते होते तख्ता भी जा सकता है तुम्हारा। रेनाटो ऑनेस्टली बोलता है कि सोच रहा था कि अगर मैं वारिस नहीं रहता तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा डिटेल्स नहीं देता तो मारिया गुस्से में बोलती है कि जल्दी पूरा बोलो। रेनाटो अब शर्मिंदा और झिझकने लगता है, कहता है कि नहीं बताऊंगा। मारिया फ्रस्ट्रेट होकर के उसके पास आ जाती है और कहती है राज है तो कान में बोलो, वैसे भी मैं इस देश की नहीं हूँ और एक दिन चली भी जाऊंगी। रेनाटो को हंसी आ जाती है, डिसाइड करता है कि ठीक है, धीरे से बोलता है कि प्लेसिडो एक्चुअली आयदा से प्यार करता है। मारिया हैरान, सोचती है कि मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब मारिया का मन करता है कि रेनाटो को भी बता दे कि आयदा भी पसंद करती है उसे, लेकिन ये एक सहेली का राज है तो वो कैसे बता सकती थी। नहीं, ये नहीं बता सकती, ये तो आयदा का सीक्रेट है। वो सोचा था अंदर अंदर बोली है, लेकिन फिर से जोर से बोल दी थी। रेनाटो सब सुन लेता है, कहता है कि प्लीज सीक्रेट रखना। फिर पूरा एक्सप्लेन करता है। प्लेसिडो बचपन से आयदा के बारे में सोचता रहता है, लेकिन आयदा के पापा जिद पर अड़े हैं कि वो वारिस प्रिंस से ही शादी करेंगे। अगर मैं वारिस का पोस्ट छोड़ दूं तो प्लेसिडो वारिस बनेगा और फिर वो आयदा से शादी कर सकता है। मारिया रियलाइज करती है कि अरे रेनाटो बेवकूफ नहीं था, ये तो बहुत अच्छी सोच रहा था, एक बड़ा भाई की तरह। लेकिन यहाँ रेनाटो शर्मिंदा होता है, कहता है कि प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा फेल हो गया और एक ऐसी लड़की को इन्वॉल्व कर दिया मैंने जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। मारिया मौका देख के कहती है माफी वाली बात छोड़ो, मुझे कहीं अच्छी जगह पे खाना खिलाओ। रेनाटो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर एक जगह का नाम लेता है। मार्वल के स्ट्रिक्स कैसे रहेंगे? मारिया कहती है स्ट्रिक्स, हाँ, खा पी के पूरा पेट फाड़ लूंगी। लेकिन साथ में नोटिस करती है कि रेनाटो के आंखों के नीचे काले दाग हैं। कहती है कि पहले नींद पूरी करो वरना नहीं ले जाऊंगी। रेनाटो कहता है कि बहुत काम पड़े हैं, नींद आती ही नहीं। मारिया कहती है कि मैं तो 3 सेकंड में सो जाती हूँ। रेनाटो उससे जेलस होता है तो मारिया कहती है ठीक है, एक ट्रिक सिखाती हूँ, और फिर वो अनुबाची फैमिली की नंबर्स वाली सॉन्ग सुनाने लगती है, एकदम पोजेस्ड इंसान की तरह, 1 से 10 तक अजीब अजीब स्टेप्स के साथ। रेनाटो ये देख करके चौंक जाता है। मारिया कहती है कि सोने से पहले यही याद करना, पूरी परफॉर्मेंस के साथ। कहती है कि मेरे भाई को यही दिखाया तो वो इतना हंसा कि तुरंत सो गया, तुम्हारे लिए भी ये काम करेगा। रेनाटो उसके भाई प्रिंस है ये सुनकर के क्यूरियस हो जाता है तो मारिया बताती है कि टियो मेरा छोटा भाई है, जल्द ही 4 साल का हो जाएगा। रेनाटो जोर से हंस देता है क्योंकि मारिया वारिस को भी अपने छोटे भाई के जैसा ट्रीट कर रही है। वो अजीब अजीब मुंह बना करके रेनाटो को हंसाती रहती है और ये काम भी करता है। रेनाटो इतना हंस के थक के चूर हो गया था। मारिया बहुत खुश होकर कहती है कि भूख और नींद की कमी दोनों दुश्मन है, तो प्लीज ठीक से सो जाना। रेनाटो प्रॉमिस करता है, लेकिन फिर मारिया के बालों को छू करके कहता है कि आज रात सोने से पहले तुम्हारा ये वाला चेहरा याद रखूंगा। वो तो शर्म से फट जाने वाली थी। वापस घर जाते वक्त मारिया सोचती है कि आयदा सही कहती थी, रेनाटो बहुत स्मार्ट है और प्लेसिडो को भी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन तभी लियो रास्ते में मिल जाती है और उसे घर तोड़ने वाली भौजाई बोलती है। कुछ दिन बाद रेनाटो और मारिया की एक छोटी सी मीटिंग होती है खाने पे। मारिया खाना देख के एक्साइटेड होती है कि इतना सुंदर सुंदर खाना, नहीं रुकने वाली मैं तो। खाना बहुत टेस्टी निकलता है। मारिया की खुशी देख करके रेनाटो भी खुश हो जाता है, सोचता है कि अच्छा किया कि बुला लिया। मारिया पूछती है कि सच में तुम पे करोगे सारा, मैं भी कॉन्ट्री कर सकती हूँ। रेनाटो कहता है कि नहीं, ये उस दिन के लिए थैंक्स है। फिर वो कहता है कि जब भी उसे उसकी पागल वाली सॉन्ग याद आती है सीने में कुछ वार्म फील होता है और इतने दिनों बाद अच्छी नींद आई मुझे। दोनों डिनर बहुत एंजॉय करते हैं। रेनाटो सोचता है कि इतना फन लंच काफी अरसा हुआ किए मुझे। अच्छे मूड में मारिया पूछती है कि तो सेरेमनी का क्या हुआ, आगे बढ़ा? रेनाटो कहता है हाँ, लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे ही डिसऑन कर देते हैं। मारिया फिर हैरान, तुम फिर से वो बात करने लगे। तभी रेनाटो का असिस्टेंट आता है, अर्जेंट खबर है। रेनाटो माफी मांगता है कि जरूरी काम आ गया है, घर नहीं पहुंचा सकता, कैरेज भेज देता हूँ। मारिया कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तो दौड़ के भी जा सकती हूँ। मारिया कैरेज की तरफ जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि ये वो कैरेज नहीं है जिसमें वो आई थी। सफर करते वक्त वो आयदा को प्लेसिडो की फीलिंग्स बताऊं या नहीं, इस बारे में सोचती रहती है। इतनी बिजी थी सोचने में कि देखा ही नहीं कि कैरेज पूरी तरह गलत जा रही थी, बिल्कुल अनजान रास्ते। जब कैरेज रुक जाती है, अंदर वाले कहते हैं चलो उतरो। मारिया कहती है नहीं उतरूंगी, फिर भी जोर से उठा करके ले जाते हैं। और जिसने ये सब प्लान किया था वो खुद लियो थी। वो इरिटेटेड होकर के कहती है कि तूने नोटिस भी नहीं किया कि तू किडनैप कर ली गई है, कितनी पागल है तू। उसने भी मारिया का सरनेम गलत बोला था, एंटावाची। मारिया तुरंत टीज करती है कि प्रिंस रेनाटो ने तो बिल्कुल सही बोला था पहली बार में, तू नहीं बोल सकती क्या? लियो आग बबूला हो जाती है, कहती है कि तू बिल्कुल वर्स्ट है। मारिया कैजुअली कहती है कि हो सकती हूँ, बड़ी दीदी भी यही कहती है कि ज्यादा शर्मीली नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी ये बता कि तुझे क्या चाहिए। लियो
कहती है कि ऑब्वियस है, बिना वजह के तो नहीं उठाऊंगी ना तुझे। फिर बताती है कि मैं रेनाटो को सेड्यूस करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे सिर्फ मेरा बाप इंटरेस्टिंग लगा था, उस वे में नहीं लौंडो। दोनों काफी मिलते थे और कहीं जाते थे, अजीब लगता था। वो रुकती है लेकिन फिर गलती से बोल देती है कि रेनाटो दरअसल इन्वेस्टिगेट कर रहा था मेरे पापा के गलत कामों के लिए और उसे अब अरेस्ट कर लिया है। फिर रियलाइज करती है कि ये तो जोर से नहीं कहना चाहिए था। मारिया हैरान होती है, तो तुझे इसीलिए अपने पास रखा क्योंकि सब जानता था वो, और आयदा को अवॉइड करना था सिर्फ प्लेसिडो की हिफाजत के लिए। लेकिन इस सिचुएशन का फायदा भी नहीं उठाया उसने, लियो के बाप से इन्फॉर्मेशन निकाली। सच में बहुत स्मार्ट है रेनाटो। मारिया लियो को सीधा कहती है कि तेरे भले के लिए कह रही हूँ, गलत काम करना बंद कर दे और सुधर जा। लियो कहती है कि तू कितनी भी तेज बन, अब मेरी कस्टडी में है और कोई नहीं तुझे बचाने आने वाला, समझ गई। फिर ऑर्डर देती है कि तुझे एक अब चिट्ठी लिखनी होगी प्रिंस रेनाटो को, जो कहूँ वही लिखना है। मारिया डरती नहीं, उल्टा उसका मजाक बनाती है कि क्यों तुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आता क्या। लियो बहुत गुस्से में एक्सप्लेन करती है कि चिट्ठी में लिखना होगा कि बारोन कसाली को आजाद करो और इसके बदले में तुझे छोड़ देंगे हम, वो भी तेरी राइटिंग में, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तेरी उंगली काट के भेजूंगी उसको। इधर रेनाटो को पता चलता है कि मारिया घर नहीं पहुंची। आयदा टेंशन में रेनाटो के पास आती है, मिमी कहाँ है। रेनाटो बताता है कि खाने के बाद वो चली गई, बस इतना पता है। असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि बारोन कसाली ने बयान देना शुरू किया था, इसलिए जल्दी वापस आना पड़ा और मारिया अकेले चली गई थी। रेनाटो बहुत पछताता है। आयदा उसे काम करती है। असिस्टेंट कहता है कि अभी जरूरी है मारिया को ढूंढना। रेनाटो दोनों की बात मानता है, ऑर्डर्स देता है कि ढूंढना शुरू करो। इधर मारिया किडनैप है, लग तो नहीं रही। सोचती है कि अभी तक उंगली नहीं काटी क्या उसने। थोड़ी मच्छा मच्छी के बाद आसानी से रस्सियां तोड़ देती है। साइलेंटली निकलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ गिरा देती है गलती से। इधर रेनाटो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो एक कैरेज ड्राइवर मिलता है, बताता है कि मुझे सर पर मारा और होश आया तो सब गायब था, सिर्फ एक बड़ी कैरेज की आवाज सुनाई दी जो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। रेनाटो तुरंत घोड़ा दौड़ाता है नॉर्थ की तरफ। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि पीछे आओ। मारिया फिर पकड़ी जाती है, कहते हैं कि अब नहीं भागेगी, लेकिन उनका गलत सोच था और मारिया तुरंत छूट जाती है, भागने लगती है। लियो और उसके आदमी पीछे पड़ते हैं लेकिन लियो तो बहुत जल्दी थक जाती है। मारिया उन्हें अपनी पसंद की जगह ले जाती है और वो सोचते हैं कि अब कहाँ जाएगी, गेम ओवर। एक गार्ड अटैक करता है, मारिया आसानी से बच जाती है, दूसरे को एक झटके में नॉक कर दी थी। एक एक करके एलिगेंट और सिंपल मूव्स दिखा रही थी। आखिर में कुछ हथियार बंद बजते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि अनोवाची फैमिली मार्शल आर्टिस्ट है। मारिया को सबसे छोटी होने के बावजूद भी सक्सेसर इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो अपनी तमाम बहनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हर एक को थप्पड़ और घूसे से सबको निपटा देती है और आखिर में हैरान होकर के कहती है कि सबको अकेले ही निपटा दिया क्या मैंने। फिर नोटिस करती है कि रेनाटो सब देख रहा था। मारिया तुरंत एक्टिंग शुरू करती है कि हाय हाय मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो लोग अचानक बेहोश हो गए। रेनाटो इग्नोर करता है उसकी एक्टिंग और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे मूव्स तो बहुत ही कमाल के थे। मारिया दब जाती है, तुमने सब देख लिया, अब मेरी लड़की वाली लाइफ तो खत्म। रेनाटो के गार्ड्स क्रिमिनल को गिरफ्तार करने लगते हैं। वापस जाते वक्त रेनाटो पूछता है कि कहीं सही में तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, कुछ दर्द तो नहीं कर रहा। मारिया कहती है कि नहीं। रेनाटो बहुत राहत महसूस करता है। फिर मारिया नोटिस करती है कि मैं आखिर प्रिंस की गोद में क्यों बैठी हूँ। रेनाटो सीधा इग्नोर करता है, बताता है कि लियो अथॉरिटीज से अब सीधा इंटरोगेशन झेलेगी, वो भी फंड्स मिसयूज कर रही थी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुझे गले लगाना चाहता हूँ। कहता है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि अकेला छोड़ दिया, जरूर बहुत डर गई होगी ना। ये सुन के मारिया का दिल पिघल जाता है, पहली बार किसी ने इस तरह से उसकी फिक्र की हो। वो उठ के शुक्रिया कहने जाती है लेकिन रेनाटो कहता है कि कोई भी करता है, मैं कोई खास काम वैसे नहीं किया हूँ। लेकिन मारिया तो उतरना चाहती थी पर रेनाटो नहीं छोड़ता। वो सिर्फ पूछता है कि क्या मैं भी मिमी बुला सकता हूँ जैसे आयदा बुलाती है। मारिया कहती है कि हाँ ठीक है। फिर रेनाटो धीरे से बताता है कि तुम्हारी चेहरे की वजह से अच्छी नींद आई मुझे, और ये झूठ नहीं है। कहता है कि क्राउन की जिम्मेदारियां, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ बहुत थका देते हैं मुझे। काफी अरसा हुआ था जब इन्हें भूल करके चैन मिला, जैसे आंखों के सामने की धुंध एक पल के लिए छट गई हो। मारिया क्यूरियस होकर के पूछती है कि इतने बड़े मैच्योर इंसान की तरह बात क्यों कर रहे हैं। रेनाटो कहता है कि हाँ क्योंकि शायद ये भी मेरा एक लाइफ का हिस्सा है। फिर चुप हो जाता है, उसका हाथ थामता है और सीधा पूछता है कि मिमी मुझसे शादी करोगी। और मारिया पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। अगली सुबह मेड्स मिमी की तारीफ करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल एक प्रॉपर यंग लेडी की तरह लग रही थी, एकदम शाही कपड़े, ऐसा लुक जो जरूर राजा और रानी की नजर में पसंद आ जाए। पर मिमी तो खुद इतनी घबराहट में थी कि वो क्या अपनी खूबसूरती देखे। इधर किडनैपिंग वाले कांड के बाद से बारोन कसारी और इलेनोरा को रिश्वतखोरी और किडनैपिंग में गिरफ्तार किया गया था। चीजें फिर बहुत तेजी से बदलती हैं। रेनाटो को ऑफिशियली क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया जाता है। पर अजीब बात यह है कि इससे अब मिमी और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है उसके आसपास होने पे। जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स से मिलना है तो वो पूरी डिटेल्स के साथ एक पैम्पलेट भी देता है, क्योंकि उसने सब पहले से ही प्लान कर रखा था। उसकी एंजाइटी तो अब आसमान छूने लगती है।
आज तो एंगेजमेंट सेरेमनी की तारीख भी तय होनी थी। वो इधर उधर अब घूमने लगती है, सोच रही थी कि क्या रेनाटो का परिवार भी प्रिंस जैसा ही अच्छा होगा। इतनी तेजी से चल रही थी कि बेचारी मेड्स उसे पकड़ ही नहीं पाती। प्रॉपर लेडी जैसे पेश आने की कोशिश करते हुए खुद को तसल्ली दे रही थी कि एदा के साथ की गई प्रैक्टिस काम आएगी। तभी एहसास होता है कि भाग दौड़ में तो अटेंडेंस लगाना ही भूल गई। मेड्स ने बाद में रेनाटो से माफी मांगी कि मिमी खो गई है। वो एक ठंडी सांस लेके कहता है कि वो ऐसी ही है, इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। फिर अपने लोगों को फौरन ढूंढने भेजता है। आखिरकार मिमी जमीन पर बैठी हुई मिलती है। रेनाटो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो शर्माकर अपने कपड़ों के नीचे से एक छोटा सा पपी निकाल कर कहती है कि ये झाड़ियों में मिला। वो पपी मकरीन रानी की माँ का था जो उसे कब से ढूंढ रही थी। वो बहुत आभारी होती हैं, लेकिन मिमी को तो बहुत बुरा लगा कि सबको रोके रखा और कपड़े भी खराब कर लिए उसने। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं क्योंकि मिमी ने उन्हें पूरा एंटरटेन जो कर दिया था। प्लसीदो भी हंसी रोक नहीं पाया, थोड़ा रूड होने के बावजूद भी। रेनाटो मुस्कुराते हुए उसके बालों से एक पत्ता निकालकर प्यार से कहता है कि ये रही मेरी मिमी। राजा नोटिस करता है कि उसने पहले कभी रेनाटो को इतना खुश नहीं देखा। जब उसने ये बात रानी से बोली कि है ना, तो रानी की रिएक्शन बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया और वो चुपचाप चल देती हैं। फिर भी उसी दिन मिमी को ऑफिशियली क्राउन प्रिंसेस चुन लिया गया। बाद में मिमी अपनी वही स्टाइल में लौट आती है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। रे को यकीन नहीं आ रहा था और एदा उसे पोलाइटली याद दिलाती है कि कॉरिडोर में ऐसे उछलना प्रिंसेस वाली बात नहीं होती, खास करके तब जब लोग दीवारों से चिपक रहे हैं उसे रास्ता देने के लिए। दोनों को ही ट्रेनिंग सीरियसली लेनी होगी। मिमी एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है, लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी कि एदा कभी खुद क्राउन प्रिंसेस थी और मिमी को डर था कि उसकी नई पोजीशन कहीं एदा की इज्जत को नुकसान न पहुंचाए। एदा तो इस बात को हाथ से उड़ा देती है और पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। फिर मिमी ने कैजुअली अनाउंस किया कि ट्रेनिंग अगले ब्रेक के बाद करेगी। पहले घर जाना है, अपने परिवार से मिलने, खास करके छोटे भाई से मिलना है। तभी याद करती है कि अरे आज पैलेस में तो प्रिंस रेनाटो से भी मिलना था। वो भागती है प्रॉमिस करके कि डिनर से पहले वापस आ जाऊंगी। रास्ते में उसे रोजीलिया मिलती है, वही लड़की जो कभी रेनाटो को पसंद करती थी और एदा को परेशान करने में भी इसका हाथ रहता था। रोजीलिया नकली पोलाइटनेस से ग्रीट करती है और फौरन ताना मारती है कि तुमसे तो गांव के गोबरों जैसी बू आ रही है। सहेलियां भी मिलकर मजाक उड़ाने लगती हैं, कहा कि रेनाटो तो तेरी जैसी बदबू से तो आखिरकार थक ही जाएगा। पर मिमी तो ये सब बिल्कुल नोटिस नहीं करती और सीधी आगे बढ़ जाती है। रोजीलिया की इत्र की तारीफ करने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तेरा खानदान फ्रेग्रेंस और सेंटेड ऑयल्स में खास है, साथ में मॉइस्चराइजिंग और स्किन ब्राइटनिंग भी। थोड़ा लगा करके मिमी तो एकदम खुशी हो जाती है। उसकी स्किन जो चमकने लगी थी, उसका ये एक्साइटमेंट देख करके रोजीलिया बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गई। सोचती है कि क्या मिमी के यहाँ के लोग भी सब ऐसे ही होते हैं। ऑफेंस लेने के बजाय ये तो मेरी तारीफ ही किए जा रही है। मिमी तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि तुम्हें मेरे किंगडम के बारे में जानना है क्या, और रोजीलिया को सपना दिखाने लगती है कि साथ बीच हाउस जाएंगे, समंदर एंजॉय करेंगे, सी फूड खाएंगे और फायरवर्क्स देखेंगे। उसकी इतनी उत्साह रोजीलिया को भी सपने में खींच लेती है। शर्माई और एम्बेस्ड होकर के रोजीलिया बिल्कुल क्लासिकल सुंदरी की तरह मिमी को समर वेकेशन का न्योता दे देती है और स्विमसूट चुनने में मदद करने की ऑफर भी कर दी थी। फिर जल्दी से भाग गई और मिमी कहती है कि ठीक है। एदा बाद में रे को बता रही थी कि मिमी के पास कोई भी आए वो हमेशा सच्चे दिल और प्यार से रिस्पॉन्ड करती है। रोजीलिया जैसे लोग भी आखिरकार पिघल ही जाते हैं। रे को याद आया कि मिमी को कुछ देना था। ढूंढता है जो उसे इस बार एक बिल्ली के बच्चे को बचाते हुए दिखती है। उसे ऐसे देख करके रे को रानी का कोल्ड रिएक्शन याद आ गया। राजा और रेनाटो तो मिमी की तरफ हैं, लेकिन रानी के मन में शक अभी भी बाकी है कि वो क्राउन प्रिंसेस के लायक है या नहीं। मिमी कहती है कि वो रानी से दोस्ती करना चाहती है, आखिर वो रेनाटो की माँ है। रे ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, दोस्ती करनी है, और एक इनविटेशन देता है जिसमें रानी ने उसे चाय पर बुलाया था, जो शायद उसका टेस्ट लेंगे। जब मिमी वेट कर रही थी, रेनाटो हांफता हुआ आता है और माफी मांगता है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मिमी के दिल को छू गया कि क्राउन प्रिंस की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी वो उसके पास भागा चला आया। वो कन्फेस करता है कि बहुत दिल कर रहा था तुम्हें देखने का। इस पर वो झिझक जाती है। तभी वो उसका हेयर पिन नोटिस करता है और उसकी तारीफ करता है, और मिमी उसे अपने खानदान की परंपरा बताती है कि हेयर पिन पर पहले अपना क्रेस्ट होता है और शादी के बाद पति का भी जुड़ता है। रेनाटो बड़े प्यार से कहता है कि उसे खुशी होगी अगर उसका अपना रॉयल सिगिल वहाँ पर ऐड हो तो, और मिमी सोचती है कि क्या वो इसके काबिल भी है, जिस पर वो तसल्ली देता है कि बिल्कुल
जिससे उसका दिल और तेज तेज धड़कने लगता है। वो प्रॉमिस किया कि घर जाकर के परिवार को बताएगी। ये सुन के रेनाटो चिंता में आ जाता है कि कहीं वो वापस ही ना आए। मिमी रीअश्योर करती है कि अरे स्कूल भी है और आपसे अब मिलना भी है तो जरूर वापस आऊंगी। वो राहत से भर आता है और उसके कंधे पर सर टिका देता है। उसके ये छोटे छोटे जेस्चर मिमी के लिए बहुत मायने रखते हैं। हालांकि वो गलती से मान लेती है कि कहीं भाई को देखने के बाद शायद घर छोड़ने का मन ही ना करे। रेनाटो और रे दोनों तो मिमी की सीधी बात के अब आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उड़ा दिया। रे तभी रेनाटो को अनवाजी खानदान के लिए कुछ तोहफों की लिस्ट देता है। मिमी खुशी से बोलती है कि अरे मेरा परिवार इतना गरीब है कि कुछ भी ले लेगा। फिर भी रेनाटो अपनी चिंता नहीं छुपा पाया कि वहाँ तक 6 दिन का सफर होगा और मिमी उससे दूर रहेगी। रेनाटो नाइट्स असाइन करता है मिमी को रानी से मिलवाने के लिए, इसलिए नहीं कि कोई खतरा है बल्कि कहीं फिर से वो कुत्ता बिल्ली ढूंढने न भाग जाए। पैलेस में चलते चलते मिमी को लगता है कि कोई तो देख रहा है, लेकिन खूबसूरत बगीचा देख के ध्यान बट जाता है। जब रानी से मिलती है तो पोलाइटली ग्रीट करती है, लेकिन माहौल जल्द ही टेंस हो जाता है। रानी की एक ठंडी सांस से मिमी को लगता है कि कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। रानी शांति से मिठाई ऑफर करती है और खाने को कहती है। इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश में मिमी पहले छोटे छोटे बाइट्स लेती है, चाय की चुस्की आराम से लेती है और हमेशा एक पोलाइट मुस्कान रखती है। फिर अचानक टेबल ठोक के बोली, कैसा रहा तो? रानी फौरन बोलती है कि क्या ये उसका डिसरेस्पेक्ट था। मिमी घबरा के माफी मांगती है कि नहीं, वो कभी कभी गलती से दिल की बात और एक्शन मुंह से निकल जाती है। फिर भी रानी मानती है कि इसके अदब एक्चुअली काफी ठीक हैं। तभी मिमी को फिर कुछ अजीब लगता है। वो अचानक से रानी को पीछे खींच लेती है और टेबल को उल्टा कर लेती है। जब देखी थी कि पैलेस की खिड़कियों से तीर चले तो उसे लगता है कि कोई हमला हुआ है। रानी को सेफ जगह पहुँचाने का ऑफर करती है, लेकिन रानी खुद उसे दूर धकेल देती है, गुस्से में नहीं बल्कि ओ माय गॉड ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है और काश में इसकी वो असैसिनेशन के साथ लड़ाई देखी होती। इधर मिमी अभी भी फोकस्ड है और पोलाइटली रानी से कहती है कि ऐसे घोड़ी बन के जमीन पे हाथ मत मारिए, हाथ गंदे हो जाएंगे। रानी तो कहती है कि कोई ना, ये दाग तो 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से भी धुल जाएंगे। मिमी नाइट्स को ऑर्डर देती है कि लगता है ये पागल हो गई है, ले जाओ इन्हें। दूर से एक बंदा ये सब देख रहा होता है और छुप के कहता है, तुम सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली मिमी। कियोस खत्म होने के बाद नाइट्स सब लॉकडाउन करने दौड़ आते हैं। मिमी राहत की सांस लेती है कि सब सेफ है, लेकिन वो उदास है कि सासू माँ के दिए मार्कोन्स गिर के बर्बाद हो गए। मेड्स साफ सफाई करने लगती हैं और कहती हैं कि वापस जाओ, रेनाटो जरूर परेशान होगा। लेकिन मिमी अभी भी बिजी नाइट्स देखती है और अकेले निकल गई। रे पीछा करने का सोचता है, लेकिन वो जा चुकी थी। वो माफी मांगता रह गया और भी टेंशन में आ गया ये जान करके कि अभी अटैक भी हुआ था। मिमी इधर गुनगुनाते हुए एक बार फिर से रास्ता भूल जाती है। तभी वही सस्पिशियस बंदा निकल के आता है और ऐसे ग्रीट करता है जैसे पुराने यार हो। मिमी आसानी से बचती है। ये है लॉर्ड इरेने, रेनाटो का कजिन, महल का वो मच्छर जिसके बारे में एडन ने भी वार्न किया था। 30 साल का होने का आया, फिर भी बेहायों की तरह सीधा फ्लर्ट शुरू कर देता है। कहता है कि तुम पर दिल आ गया है। मिमी एक हाथ से बात उड़ा देती है कि रेनाटो का नाम सुना है, पर इरेने ने तो परवाह नहीं की और ड्रामा करते हुए उसके बाल भी पकड़ लिए, पर वो हंस के उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर भी कोशिश जारी रखता है और वो कैजुअली पकड़ पकड़ खेलने लगती है। अच्छा होता है कि रे आ गया और उसे दूर करता है। इरेने को हटना पड़ता है, लेकिन जाते जाते पीच टार्ट्स का इनवाइट दे गया जो मिमी ने इग्नोर कर दिया था। रे ने वार्न किया कि क्राउन प्रिंस की होने वाली बीवी होने की वजह से आपको चौकस रहना पड़ेगा। मिमी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अरे फिक्र मत करो, मुझे कुंफू कराटे सब आते हैं। फिर सोच के बोलती है कि शायद नहीं आने चाहिए ना। बाद में वो पूरा ड्रामा रेनाटो और नाइट कैप्टन को बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में सुनाती है। टेबल्स ठोकी मैंने, तीर रोकी उस पे और मिड बैटल में बेचारे मार्क्रोन्स की ट्रेजिक डेथ भी हो गई। उसका ड्रामेटिक कहानी वहाँ एक लाफ्टर माहौल बना दिया। लेकिन फिर भी नाइट्स को अभी तक ये नहीं पता चला कि हमला किसने किया। फिर भी नाइट कैप्टन मिमी के रिफ्लेक्स से इतना इम्प्रेस था कि सीरियसली उसे नाइट्स में शामिल करने का न्योता देता है। रेनाटो कहता है कि जाओ बे, एक तो वैसे भी ये मुझे टाइम नहीं देती है। फिर एक नाजुक पलों में मिमी के सामने घुटने टेक के बैठ गया। राहत के साथ शुक्रिया करता है कि उसने उसकी माँ की हिफाजत की। मिमी शर्माते हुए कहती है कि अरे इसका क्रेडिट तो शर्मा जी प्लाई वाले को देना चाहिए। वो करीब आता है और उसके गालों को चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। खतरा अभी भी था, इसलिए रेनाटो ने जोर दिया कि पैलेस में ही रुको। तभी रे बताता है कि रानी अब मिमी की दीवानी हो चुकी है। उसकी मूव से लेकर के उसकी पर्सनालिटी सब तक की तारीफ करती रहती है। इरिनी भी रात को यहीं रुक रहा है। रेनाटो अब सोचता है कि फिर तो मारिया का घर पे रहना ही ज्यादा सेफ है। माँ का उतना ड्रामा ऑलरेडी काफी था। जाने से पहले मिमी अचानक से रुक गई और पीछे मुड़ करके शर्माते हुए बोलती है कि उसे खुशी है कि वो आज 2 बार रेनाटो से मिली। क्यूट मोमेंट कुछ बनता कि फौरन रे कहता है कि कैरेज में जाइए, वहाँ गार्ड सबका वेट कर रहे होंगे। रेनाटो इधर थोड़ा उदास खड़ा रहता है जब वो गई तो फिर रियलिटी स्ट्राइक करती है कि घर के रास्ते में बैंडिट
इलीट एक्टिविटी बढ़ रही है और कोई सेफर रास्ता भी नहीं था। रेनाटो क्लियरली फ्लस्टर्ड हो गया कि आज एक बार ऑलरेडी अटैक हो चुका है और यही था उसके क्राउन प्रिंसेस बनने का कड़वा सच। और दिल के किसी कोने में ये सवाल उठा कि अगर मैं उसे प्रपोजल नहीं दिया होता तो क्या वो आज सेफ जिंदगी जी रही होती। रे ने इस इंसिडेंट के बाद कोई चांस नहीं लिया, फौरन हाउस एमेथी और एकेडमी की सिक्योरिटी टाइट कर दी और लेडी मारिया को भी कह दिया कि इस बार ट्रबल से थोड़ा दूर ही रहिएगा। मिमी खुद रेनाटो की चिंता कम करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट्स को धार लगाने में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लास में भी वो अपने आसपास का जायजा लेती रहती है, कैजुअली चेक करती है कि डेस्क वही शर्मा जी प्लाई वाले का है ना। अफसोस ये है कि ये पार्ट उसने जोर से बोल दिया और लेसन फिर से इंटरप्ट हो गया। आर्ट क्लास में भी यही हाल रहा, नाइट्स हमेशा उसे देख रहे थे इसलिए ध्यान नहीं लगा पा रही थी वो। हालांकि मिमी ने धम धम की आवाज से पहचान लिया कि रोजीलिया आ गई है। वो अपने ही स्टाइल में आई और मिमी की गांव के गंवारों की आदत पर एक ताना मारा, पर मिमी तो चीयरफुली पूछती है कि स्केच पूरा किया। रोजीलिया के ग्रुप ने बोटेनिकल गार्डन से बनाया खूबसूरत फूलों की ड्राइंग्स दिखाई जो क्लियरली टॉप क्लास थे। जब मिमी ने उसे अपना दिखाने को कहा तो रोजीलिया घबरा गई और छुपाने की कोशिश की। फिर जब मिमी फाइनली देखी तो सिंपल था लेकिन सच्ची में थोड़ा क्यूट लग रहा था। फिर रोजीलिया मिमी की स्केच बुक पकड़ी और फौरन पछताई। सिर्फ देखने से ही इमोशनल डैमेज हो गया था उसे। वो डिसाइड करती है कि आज के लिए बहुत हो गया और गुस्से में चली जाती है। मिमी बस खिलखिलाती रहती है, खुश थी कि रोजीलिया ने आखिरकार उसका पूरा नाम सही से बोला। इसके तुरंत बाद मिमी को कुछ अजीब लगता है और वो लियोनार्डो दा विंची को एक झाड़ी में छुपा हुआ देखती है, बिल्कुल एक सस्पिशियस जेंटलमैन की तरह। वो कहता है कि मैं बस अपने पुराने स्कूल देखने आया था, लेकिन मिमी मान नहीं रही। साफ दिख रहा था कि वो लड़कियां देखने आया है। फिर भी वो कहता है कि इस वक्त तो सिर्फ वो उसकी आंखों में है, जिससे मामला और बुरा हो जाता है। किसी तरह उसे मिमी का अजीब आर्ट स्टाइल इंटरेस्टिंग लगता है और साथ में आर्ट म्यूजियम आने का इनविटेशन देता है। ये अच्छा था उसके लिए कि उसकी स्माइल उसे अपने छोटे भाई की याद दिलाती है, इसलिए एक चमाट खाने से बच गया। फिर किसी ने बुलाया उसे तो वो फ्लाइंग किस दे के निकल गया। इधर महल में रे मिमी की भारी डेली शेड्यूल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन वो तो बीच में ही सो जाती है। रे चिल्लाता है कि जागो, लेकिन जब अगले दिन की खतरनाक बैंडेड वाले रास्ते की बात शुरू करता है तो फिर सो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की कल जा रही है और आज इसे सेफ्टी ब्रीफिंग बिल्कुल भी नहीं सुनना। अगली सुबह मिमी अपनी ट्रेनिंग करती है, एक परफेक्ट किक परफॉर्म करती है जो कि रेनाटो को भी इम्प्रेस कर देता है। बोलता है कि वंस मोर वंस मोर। मिमी कैजुअली एक पूरा एडवांस्ड फॉर्म परफॉर्म करती है और इतना पावरफुल पंच मारती है कि हवा का एक झोंका उठा। अच्छी बात यह है कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं होती। रेनाटो भी हैरान था। मिमी खुशी से अपनी टेक्निक के हर छोटे से छोटे डिटेल एक्सप्लेन करने लगती है और रेनाटो को रोकना पड़ता है उसे। वो उसके फिर हायर लेवल फॉर्म्स के बारे में पूछता है, लेकिन मिमी ने मना कर दिया। कहती है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक है जो सिर्फ मैं और मेरे पापा जानते हैं। ट्रेनिंग के बाद रेनाटो ने उसे बैठाया और धीरे से उसका मुंह पोंछा। साफ पता चल रहा है कि वो कितना चिंतित था। रे की रिपोर्ट्स के बिना भी वो देख सकता था कि मिमी कभी ट्रेनिंग स्किप नहीं करती, चाहे कुछ भी हो। मिमी ने तो बात हवा में उड़ा दी और बताई कि परिवार ने बचपन से ही उसे ऐसी ट्रेनिंग दी है क्योंकि वो रॉयल गार्ड्स का काम करते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन में पली बड़ी है। इतनी एनर्जेटिक थी कि लोग उसे लड़का ही समझ लेते थे। एक पास्ट बताती है जहां एक बार एक जख्मी खरगोश बचाते वक्त एक पेड़ गिर रहा था उस पे, तब उसके पापा ने एक मुक्के से उड़ा दिया था। उसी वक्त से उसे समझ आया कि उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक उनके अपनों की हिफाजत के लिए है और ये यकीन कभी नहीं बदला। लेकिन छोटा भाई टियो के पैदा होने के बाद कुछ तो बदलने लगा। उसके पापा उसके साथ थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। कभी कभी उसे लगता कि उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं, पर असल में टियो के लिए आवाज होती है। फिर भी मिमी ने कभी बुरा नहीं माना। रेनाटो कहता है कि अरे चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर अचानक वो मिमी को गले लगा लेता है कि वो उसे मिस करेगा जब वो नहीं होगी। मिमी को भी डर था कि कहीं उसके जाने के बाद उस पर कोई अटैक ना करे, जिस पर रेनाटो सोचता है कि यहाँ दोनों में से किसे चिंता होना चाहिए। जाने से पहले उसने शुक्रिया किया और प्रॉमिस की कि कोई उठपटांग काम नहीं करेगी, किसी तरह संभाल लेगी। और रेनाटो बेचारा सच में उसकी बात मान लेता है, जैसे कि वो सुधर गई हो। बाद में वो एदा और अंकल ड्यूक को अलविदा कह के निकलती है। प्लान सीधा था कि 2 दिन में कैरेज से मिलना है, वहाँ से घर। रूबिनी से मीरो तक का पूरा सफर 3 दिन का था। पहले अमिता फैमिली के साथ बॉर्डर टाउन तक, फिर अनावाजी कैरेज से बदलना है। कागज पर तो आसान था, पर पहले टाउन पहुंचते ही मिमी की एक्साइटमेंट जाग गई। ड्राइवर ने वार्न किया कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन वो तो पहले से मार्केट में खो चुकी थी। ताजे फल से अट्रैक्ट होने लगी और सोचने लगती है कि वो रेनाटो के साथ शेयर करती तो कैसा होता। वो करता और ऐसी ही चीजी रोमांटिक मोमेंट वाला सपना उसे दिन दोपहरी आने लगता है। फिर अपने ही ख्यालों से शर्मा जाती है कि नहीं ऐसी चीजें शादी के बाद होती हैं। फिर एक वेंडर उसे अंगूर टेस्ट करवाता है और मिमी पूरी तरह पागल ही हो गई। स्वाद बिल्कुल परफेक्ट, मीठा, खट्टा और बहुत सेटिस्फाइंग था।
पूरा स्टॉक खरीदने वाली थी कि तभी उसके परिवार की कैरेज ऐसे आई जैसे पूंछ में आग लगी हो। मिकी और गीकियो कूद के बाहर आते हैं और हमेशा की तरह फुली एनर्जी में उसका स्वागत तो ऐसे करते हैं जैसे वो कोई जंग से वापस आई हो। वो उसे हवा में उछालते हुए मिस क्राउन प्रिंसेस बुला के चीयर करते हैं, लेकिन मूड जल्दी बदल जाता है जब पूछते हैं कि वैसे क्या क्या हुआ था, क्योंकि रूबिनी से खत आने के बाद से पूरे घर में खलबली मच गई। पापा के चेहरे पर तो ऐसी एक्सप्रेशन थी जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि शादी करके चली गई सारी बहनें मुंह उठा के वापस आ गई हैं, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। ये सब सुन के मिमी थोड़ी ओवरवेल्म्ड हो जाती है। दिल के किसी कोने में उसका भी मन किया कि कभी वापस ही ना जाए। तभी मिकियो टीओ की नकल उतारता है कि दीदी से मिलने का कब मौका मिलेगा। बस इतना काफी था। मिमी का पूरा मूड पलट गया कि चलो उसकी दीदी आ रही है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुक के कहती है पहले थोड़ा खा लेते हैं। घर के खाने की याद आ गई। अपना देश आखिर अपना देसी होता है। वहाँ का भी खाना सेम था, पर शायद वहाँ लोग टाटा नमक यूज नहीं करते हैं। सफर जारी रहता है कि मिमी को रे की बातें याद आती हैं कि आगे का पहाड़ी रास्ता बैंडिट से भरा हो सकता है। और सच में कैरेज अचानक रुक जाती है और उसके प्यारे अंगूर चूर चूर हो जाते हैं। बाहर एक ग्रुप ने रास्ता रोक लिया होता है और कहता है कि आगे नहीं जाने देंगे। मिकी आगे बात करने आया और मिमी ने कैजुअली कहा कि आराम से ये लोग की बात सुनो पहले। और हैरानी की बात होती है कि वो लोग फौरन झुक जाते हैं और गिराने लगते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके पैलेस ले चलें। मिमी कंफ्यूज्ड बाहर आती है उनकी बात समझने। वो बैंडिट नहीं थे, नवारो गांव के किसान थे जिनके मेयर की बेटी गायब हो गई है। और जब उन्होंने उनके लॉर्ड काउंट नार्दी से मदद मांगी तो उसने तो मिलने से भी मना कर दिया। ये नाइंसाफी देख के तो मिमी का खून खोल जाता है। बिना लॉर्ड की सपोर्ट के नाइट्स भी कुछ नहीं करते। किसानों का डेस्परेट प्लान था कि गिरफ्तार हो जाएं और सीधा पैलेस में जाकर के अपनी बात रखेंगे। मिमी थक चुकी थी ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं। उसने बेटर आइडिया दिया। अपना पर्सनल रुमाल निकाल करके कहा कि इसे पैलेस के गार्ड्स को दिखाओ तो इससे तुम्हारी बात सुनी जाएगी बिना अपनी गिरफ्तारी करवाए। बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पास से एक चीख आती है। इस बार असली मामला था। सच में कुछ बैंडिट्स एक नोबेल की कैरेज लूट रहे थे जो कैपिटल जा रही थी। मिमी ने जल्दी प्लान बनाया। किसानों को कहा कि लड़ाई के बाद नोबेल की कैरेज ठीक करने में मदद करो। इससे वो नोबेल उनका एहसान मानेंगे और बाद में ऑफिशियली मदद लेना ज्यादा आसान हो जाएगा। किसान हेजिटेट किए, लेकिन मिमी वो तो पहले से ही हाथ की खुजली मिटाने को तैयार थी। इधर पैलेस में रेनाटो मिमी की याद में देवदास बना था। रे ने तसल्ली दिया कि मिमी ने कहा है ना कि खुद को खतरे में नहीं डालेगी, लेकिन मिमी और खतरे से दूर रहे वो तो गले लगाती है। इधर किसान पूरी तरह हैरान थे कि एक प्रिंसेस जो इतनी एलिगेंट, सुंदर और बिल्कुल इस सिचुएशन के लिए सही नहीं लगती, कैजुअली खतरे की तरफ बढ़ रही है, वो भी अपने दबंग अंदाज में। गीकी और मिकियो डिसाइड करते हैं कि पहले मुलाकात करते हैं, नहीं माने तब मुक्कालात करेंगे। मिमी कहती है कि मैं भी हूँ भाई, मुक्कालात वाले में भूलना नहीं मुझे। तभी उसे रे की वार्निंग याद आती है और वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। इसमें भी मौका ढूंढती है कि बस अगर कोई भागने की कोशिश करे तो दूंगी रख के। दोनों आगे गए और सिंपल लहजे में उनसे कहा कि ये सब बंद करो वरना पिटाई हो जाएगी। पर लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं और हाथापाई शुरू हो गई। ज्यादातर बैंडिट्स को निपटा दिया गया, लेकिन एक लीडर बेचारा मिमी के पास से भागना चाहता था। मिमी ने कहा कि इवी और फौरन से जमीन पर पटक दिया। फिर एक ठंडी सांस लेकर के कहती है कि कैसे भाग रहा था चूहों जैसे। जब वो बैंडिट बॉस को घसीट के वापस ला रही थी, उसके एक आदमी ने मिमी पर हमला किया। मिमी कैजुअली उसके पैर पे मारती है और वो दर्द में तमाशा करके गिर गया। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन से बैंडिट लीडर ने उसे पकड़ लिया और हॉस्टेज बना लिया। उसके साथ ही ऐसी खुशी मनाए जैसे उसकी भागी हुई बीवी वापस आ गई हो। मिमी ने फिर से सांस ली। ओह, लगता है कि गुंडे लोगों के पास यही एक मूव होता है। हाँ, क्या करें, कहीं ट्रेनिंग भी तो नहीं मिलती है। और बस उसी पल वो वुफ करके एक पल में उसके ग्रिप से निकल गई और एक पंच मारा जो इतनी पावरफुल थी कि हवा का एक बड़ा झोंका आया और कहा चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। डर के सारे भाग गए और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। गीकी और मिकियो भी हैरान थे। मिमी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अटेंडेंट्स जानते थे कि प्रिंस रेनाटो भी इतनी तेज पंच नहीं मार सकते। खतरा खत्म होता है। नोबेल को बचा लिया और कहा कि नवारो गांव में कैरेज ठीक कराने जाओ। किसान बहुत खुश हुए, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा हुआ ये तो। आखिरकार मिमी कैरेज फैमिली गेट के बाहर रुकवाई। बाकी रास्ता अकेले चलना चाहती थी। आगे बढ़ते वक्त सारी यादें याद आने लगी। ये गलियां, ये चौबाड़ा, बचपन, पापा के साथ ट्रेनिंग सेशंस, वो छोटे छोटे लम्हे जो इस जगह को एक घर बनाते थे। और बस ऐसे ही वो वापस अपनी जगह पहुंच गई। टीओ मिमी का नाम लेके आता है और सीधा उसके बाहों में कूद गया। वो मुस्कुराते हुए उसे उठा लेती है कि कितना बड़ा हो गया है तू। उसे देख के उसके साथ की बचपन की यादें भी बह चली थी। मिमी बचपन से अपने बहनों से बहुत अलग तरीके से पली थी।
3 साल की उम्र में ही सारे मूव सीख गई थी। डोजो वाले उसे मार्शल आर्ट की प्रोडिजी मानते थे और क्योंकि पापा का कोई बेटा नहीं था तो सब उन्हें प्रेशर दिए कि मिमी को ही हाउस की वारिस बनाओ। चारों बहनें प्रॉपर नोबल लेडी की तरह पाली गईं और जल्द ही अपने रास्ते हो ली। लेकिन मिमी का बचपन बड़े लोगों के बीच में नॉन स्टॉप ट्रेनिंग में गुजरा। नोबल स्कूल में मिडिल स्कूल तक गई और पहले ही दिन वो पूरी तरह चौंक गई कि यहाँ सब लड़कियाँ अच्छे चाल चलन, कपड़े और मेकअप की बातें कर रही हैं। वहीं मिमी तो ऐसे चलती है जैसे कहीं कुश्ती लड़ने जा रही हो। उसे आयदा सिर्फ इसलिए स्पेशल लगी क्योंकि वो लोगों से पोलाइटली मिलती थी। स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी कि ज्यादातर लड़के उसे अपना यार समझते थे कि ब्रो है तू अपना, और लड़कियां दीवानी थी उसकी। फिर भी शादी के प्रपोजल्स तो आते रहते हैं क्योंकि ड्यूक की बेटी जो थी, लेकिन साफ पता चलता था कि ज्यादातर लोगों को टाइटल ही चाहिए था, वो नहीं। फिर एक दिन सब बदल गया। माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, टियो। उसके पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आ गया वारिस आ गया। बहनों ने फौरन डांटा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। वहीं मिमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस पल उसने बेबी टियो को गोद में लिया वो पूरी तरह उससे अटैच्ड हो गई। जब भी टियो रोता वो धीरे से झुलाती रहती जब तक वो चुप नहीं हो जाता। उसी पल उसने पापा की एक बात याद की कि मार्शल आर्ट उनके लिए होती है जो आपको अजीज हो। टियो को गोद में लेकर के मिमी चुपचाप वादा की कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। और कुछ ही देर बाद पापा उसे फॉर्मली माफी मांगते हैं कि वो वारिस नहीं रह सकती। पर इससे तो मिमी को असल में राहत मिलती है। दिल के किसी कोने में वो भी एक कच्ची कली बन के जिंदगी जीना चाहती थी। प्रॉपर मैनर सीखना, सुंदर कपड़े पहनना और शायद किसी दिन अपना प्रिंस चार्मिंग भी ढूंढना। प्रेजेंट में टियो उसे ख्यालों से निकालता है कि चलिए सब इंतजार कर रहे हैं। घर के पास पहुंचते ही मिमी थोड़ी नर्वस हो गई कि क्या परिवार सच्ची में प्रिंस रेनाटो के साथ उसकी एंगेजमेंट से खुश होगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी सारी चिंता दूर हो गई। माँ और बहनों ने बाहों में उठा लिया। इना मीना टीना सब खुश थी, बस पापा अलग खड़े थे। ऐसा हो रहा है जैसे औरा फार्मिंग करनी हो। फौरन पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई अंदर आने में। घंटी सुन के मैं दौड़ा तो मिकियो को पकड़ के गोद में उठा लिया। पूरा परिवार एक बड़ा फेस्ट तैयार कर रहा है क्योंकि यहाँ का क्राउन प्रिंस बार्ट भी आ रहा है और उसी ने कंफर्म किया था कि रेनाटो का एंगेजमेंट लेटर जेन्युइन था, जो नीना का पति भी है। मिमी मुस्कुरा रही थी कि सच्ची में खुश हूँ कि घर वापस आई। डिनर में मिमी ने बताया कि सबके लिए सुवेनियर लाई है। इना ऑलमोस्ट बेहोश हो गई जब मिमी को अपनी टांगे बंद करके बैठी हुई देखती है, बिल्कुल एक प्रॉपर लेडी की तरह। बहनों को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने एक क्राउन प्रिंस का दिल कैसे जीता। वहीं उसकी माँ तो अभी से रेनाटो से मिलने के सपने देख रही थी। सीना घबराने लगी कि कहीं उनका परिवार इतने बड़े किंगडम के सामने गांव वाला तो नहीं लगेगा। फिर एक पल में रियलाइज किया कि अरे जीजा जी अपने तो हैं ही क्राउन प्रिंस। लेकिन मिमी इनसिक्योर फील कर रही थी। फ्यूचर क्वीन के तौर पर वो हमेशा आयदा से खुद को कंपेयर करके उसे ऐसा लगता है कि कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। शांत होने के लिए उसने नैना से पूछा कि रॉयल्टी में शादी कैसी होती है। नैना ने बेसिकली कहा कि तेरी सिचुएशन तो बिल्कुल दूसरे लेवल की है बहन। वहीं उसके पापा का चेहरा टेंस था। उन्हें यकीन नहीं आता कि मिमी खुद से कमजोर किसी को कैसे चूज कर सकती है। मिमी ने फौरन रेनाटो को डिफेंड किया कि ये सच नहीं है। वो कभी भी लड़ते वक्त उसे डॉज नहीं कर पाई है। कभी कभी तो वो पीछे से आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये सुन के पूरा टेबल शांत हो जाता है। फिर मिमी रेनाटो की ताकत, हिम्मत और उसकी अचानक से जो स्माइल आ जाती है उसके बारे में बोलने लगती है, एकदम इमेजिनरी टाइप। तब उसके पापा अचानक से सीरियस हो गए क्योंकि उन्हें कोई पुराना किस्सा याद आ गया। एक खतरनाक ग्रुप ऑफ एसेसियन के बारे में जो पल भर में किसी को मार सकते हैं बिना कोई एविडेंस छोड़े। उनका कंक्लूजन बिल्कुल रीजनेबल था कि रेनाटो फिर जरूर उन्हीं में से एक है। और फिर एक ओवर प्रोटेक्टिव बाप की तरह फौरन घोषणा कर दी कि कल सुबह सारे डोजो फाइटर्स इकट्ठे करो और पहले हमला करो। शुक्र है कि जमाई राजा बीच में आए और याद दिलाया कि किसी फॉरेन रॉयल्टी पर सिर्फ अंदाजे पर हमला करना बहुत बेकार आइडिया है। वहीं टियो तो अपना खाना रिकॉर्ड स्पीड में खत्म करता है। वेजिटेबल्स वाला सूप भी आज पी गया, बस ताकि मिमी के साथ जल्दी से खेलने जा सके। और वो भी उसे लेके बढ़ने लगती है कि तभी पापा उसे रोकते हैं कि तुझसे बात करनी है। पर वो तो टियो को लेके टाटा कर निकल जाती है और वो घुरनाते रहते हैं कि अब एक बात नहीं सुनेगी मेरी। बाहर मिमी शाम भर टियो को हवा में उछालती रहती है और वो हंसते नहीं रुकता था। हर बार गिरने के बाद वो फॉर्म 13 बिल्कुल सही से दिखाता। दोनों खेलते खेलते सूरज को डूबने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार टियो उसकी गोद में थक के बैठ जाता है। बोलता है कि आज रात वो उसके पास सोए। लोरी गाते वक्त जो फनी चेहरा वो बनाती है उसे वो देखनी है। फिर थोड़ा उदास हो जाता है कि मैं फॉर्म 18 में अटका हुआ हूँ और आपने तो इस उम्र में फॉर्म 25 सीख ली थी, यानी मैं कमजोर हूँ ना। मिमी फौरन रीश्योर करती है कि वो जरूर एक बड़ा और मजबूत इंसान बनेगा। टियो एक्साइटेड हो जाता है कि पापा जितना बड़ा होना चाहता हूँ।
और मिमी इमेजिन करती है कि उसके पापा 3 साल पे कितने फनी और क्यूट दिखते होंगे। फिर भी दिल में उम्मीद करती है कि टियो को कम से कम रेनाटो जैसा स्ट्रॉन्ग लेग्स मिले। दोनों ने बातें की कि रेनाटो कैसे पूरे रूबिनी किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान है। पीछे से ड्यूक चुपचाप टेंशन में सुनता रहता है। आखिरकार मिमी टियो को अंदर भेज देती है जब देखती है कि उसके पापा छुप के देख रहे हैं। पकड़े जाने पर वो ऑकवर्डली मना करता है। फिर असली सवाल पूछता है कि क्या वो सच में क्राउन प्रिंस रेनाटो से शादी करेगी। मिमी बिना एक पल सोचे हाँ बोलती है और इस जवाब से वो एक पत्थर का खंभा एक मुट्ठी में तोड़ देता है। बोलता है कि मिमी जैसी रफ लड़की क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती। फिर रात के आसमान तले दोनों स्पेयरिंग करने लगते हैं। उसके पापा ने वार्न किया कि पराये मुल्क में वो हमेशा उसके पास नहीं होंगे, लेकिन मिमी ने उतने ही सीरियसली से पंच मारते हुए कहा कि वो अब अकेली नहीं है। रेनाटो, आइदा और बहुत लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं और वो खुद भी मजबूत होना चाहती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। उसके पापा कहते हैं कि वो पहले से ही ज्यादातर लोगों से मजबूत है। मिमी मुस्कुराती है और कहती है कि प्रोटेक्ट करने का मतलब सिर्फ ताकत से नहीं होता है। अपने अल्फाज खुद अपनी बेटी के मुंह से सुन के वो पूरा टूट जाता है। अपनी पुराने वाली हंसी के साथ मिमी को हवा में उठा लेता है और प्राउडली बोलता है कि यही है अनावाजी होना। सालों बाद पहली बार मिमी ने वो खुशमिजाज पापा देखा जो टियो के पैदा होने के बाद गिल्ट ने बदल दिया था। आखिरकार उसके फैसले को मानते हुए कहा कि जो अजीज है ना उन्हें प्रोटेक्ट करो। फिर दोनों रात भर रेनाटो के नई हेयर क्लिप डिजाइन पर झगड़ते रहते हैं। मिमी जिद करती है कि परिवार के 4 रिंग्स का सिंबल जरूर होना चाहिए। इधर रूबिनी किंगडम में रे रेनाटो को बताया कि नवाड़ो के किसान मदद मांगने आए हैं। मिमी का रुमाल लेकर जो गहरे लाल दाग से भरी है। रेनाटो का कुछ सेकंड के लिए दिल बैठने लगा। फिर पता चला कि वो बस अंगूर का दाग लगा है। किसानों ने बताया कि मुखिया की बेटी गायब हो गई है और लोकल लॉर्ड मदद करने से मना कर रहा है। ये सुन के रेनाटो फौरन वहां जाने की तैयारी करने लगा और सबसे अहम बात कि इसका मतलब था कि वो मिमी से दोबारा मिल सकता है। इधर हमें पता चलता है कि अनावाजी खानदान का ट्रेडिशनल हेयर पिन सिर्फ दिखावा नहीं है, इसमें एक राज छुपा है। सिमरन वाला नहीं, उंगलियों पर पहनो तो ये एक फाइटर बन जाता है जो पंच में काफी ज्यादा ताकत दे देता है। निकलने से पहले मिमी के पापा फिक्र करते हैं कि रेनाटो के लिए तोहफे काफी हैं या नहीं। आलू, प्याज, आटा से लेकर के पूरे फार्म एनिमल्स तक सजेस्ट करने लगते हैं। मिमी फौरन रोकती है कि जो उठा सकते हैं उतना ही दीजिए। उसके पापा आर्ग्यू करते हैं कि खूब खाने वाले मर्द को ज्यादा चाहिए। मिमी आंखें घुमा लेती है कि बॉडी बिल्डर नहीं बनना है उनको। इधर टियो का दिल टूट जाता है कि उसकी दीदी जा रही है। मिमी उसे उठा लेती है और प्रॉमिस करती है कि जल्दी वापस आएगी। वो फौरन खुश हो जाता है और सीरियसली कहता है कि वो प्रॉपर जेंटलमैन की तरह कैरेज तक छोड़ने आएगा। उसे ये इतना क्यूट लगा कि मजाक में कहती है कि साथ ले चलो क्या तुझे। जाते वक्त परिवार टाटा करता है और नाइट्स चीयर करते हैं, लेकिन विदाई उसे कुछ अजीब लगती है, जैसे सबको लगता है कि वो वापस ही नहीं आएगी। रास्ते में मिमी नवाड़ो की गायब लड़की का जिक्र करती है और पास ही है तो चेक करने का फैसला करते हैं। किसान बताते हैं कि वो लड़की वेरोनिका अभी भी नहीं मिली। गवाहों का कहना है कि उसे काउंट नार्डी की कैरेज में जबरदस्ती बैठाया गया देखा गया है। एक और गांव वाला बताता है कि नार्डी के गार्ड्स को कुछ सेडी लोगों के साथ काउंट वेस्टिनी के बारे में झगड़ते हुए देखा गया है, जो नार्डी से फसल खरीदता है। पूरा मामला अब शक वाला लगता है। पता चलता है कि गांव की मिट्टी खराब है, इसलिए सिर्फ कुछ खास प्लांट्स उगते हैं जो बहुत बुरी महक रखते हैं, लेकिन फूलों के साथ उन्हें मिलाओ तो खुशबू हैरान करने वाली हो जाती है। किसान सोचते हैं कि यही सब कुछ है उनके गांव में, लेकिन मिमी डिसएग्री करती है। कहती है कि कितना शांत है यहाँ और सब वेरोनिका की चिंता में कितने डूबे हैं। काउंट नार्डी जरूर कुछ जानता है। किसान उससे कन्फ्रंट करने का फैसला करते हैं और मिमी खुशी से साथ चलती है कि शायद नोबल की मौजूदगी मदद करे। गेट पर मिमी अपना परिचय हाउस अनावाजी के मेंबर की तरह देती है और मिलने की मांग करती है, लेकिन गार्ड्स ने तो कभी उस खानदान का नाम भी नहीं सुना और वापस भेज देते हैं। मिमी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है पर हार नहीं मानती और प्लान बी एक्टिवेट करती है। सोचती है कि अगर कैद किया होगा तो लड़की को ऊपर के किसी अंदर के कमरे में रखा होगा। कंपेनियंस को डिस्ट्रैक्शन बनाने को कहती है और खुद अंदर घुस जाती है। फिर हेयर पिन विपन को हथियार की तरह रखती है अगर जरूरत पड़े तो। अंदर एक बूढ़ी औरत को बुनाई करते हुए बच करके निकलती है और गार्ड से भी बचती है। तभी उसे सुनाई देता है कि काउंट 2 महीने से घर नहीं आया। वो सोचती है कि आए, अगर वो नहीं है तो वेरोनिका को किसने उठाया। तभी एक गार्ड की हंसी मजाक में उसकी पोजीशन जाहिर हो जाती है और वो पूछती है कि का हो, खाना खैला है कि ना हो। मिमी अंदर घुस के गार्ड्स को एक एक करके निपटाती है और उस बेचारे को भी, जो तो बेचारा जोक सुना रहा था। अब एक प्रॉपर लेडी पर कोई शक ना है, इसलिए वो खूब मेहनत से बांधती है। ऊपर जाने के लिए वो सुयासी नाम की एक सीक्रेट टेक्निक यूज करती है जो सुमो रेसलिंग से ली गई है। उसे यूज करके उसे शर्म तो आती है क्योंकि बिल्कुल लड़कियों वाली चाल नहीं है ये।
तभी एक गार्ड बिल्कुल गलत वक्त पर अंदर आ जाता है, जिससे कि मिमी को उसे भी निपटा के स्टोरेज रूम में ठूसना पड़ता है। और उसी कमरे में उसे वेरोनिका दिखती है, बिल्कुल सेफ, कंफ्यूज और ऐसे जैसे कि इसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। कहती है कि तू तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है लड़की। तभी एक लड़का ड्रामेटिक अंदाज में अंदर घुसता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मिमी हैरान कि ओ गॉड, फिर से नहीं, एक और बिना मुझे जाने रिश्ता तोड़ने आ गया। वो काउंट का बेटा ह्यूगो नार्डी होता है। फौरन समझ गया कि मिमी वो नहीं है जिससे उसके बाप ने शादी फिक्स की है। वो बताता है कि काउंट विसेंटिनी उसे पॉलिटिकल शादी के लिए मजबूर कर रहा है अपनी बेटी के साथ, एक बिजनेस डील के हिस्से के तौर पर। लेकिन मेरा दिल तो वेरोनिका के पास है। वेरोनिका भी उसे चाहती है, लेकिन अपने गांव के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देने की सोच रही है। ह्यूगो नहीं मान रहा, कहता है कि वो उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुरंत वो पूछती है कि ये कल्पना कौन है। हाँ? जब दोनों इमोशनल हो रहे होते हैं, मिमी जल्दी समझ जाती है कि ये कोई किडनैपिंग नहीं, बल्कि प्यार की नैया पे छैया छैया करने का एक सीक्रेट प्लान था। परेशान होने की जगह मिमी तो बिल्कुल ऑन बोर्ड हो जाती है कि एक फॉरबिडन लव, सीक्रेट रोमांस, टूटे हुए तारे को देख करके मांगी गई विश, ये तो कमाल है। प्रॉमिस करती है कि वो उनकी हिफाजत करेगी, लेकिन सजेस्ट करती है कि अभी भागना रोक के पहले बेहतर प्लान बनाते हैं। वेरोनिका गांव वापस जाती है और माफी मांगती है। एक भावुक मुलाकात होती है सभी से, लेकिन अचानक से एक गार्ड चिल्लाता है कि स्टोरेज एरिया पर हमला हो रहा है। बैंडिट सब लूट ले रहे थे जो काउंट वेसेंटिनी को बेचने का प्लान था। जब उन्हें लगा कि काम बन गया, मिमी बिल्कुल ऊपर से अपीयर होती है कि हाँ हो, जंगल में पिटाई भूल गई लका हो। बैंडिट लीडर फौरन घबरा गया याद करके। तभी मिमी के कंपेनियंस उसे फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस मारिया अनवाजी के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं और सब हैरान हो गए थे। लेकिन मिमी कहती है कि टाइटल्स अभी मैटर नहीं करते, वो इससे अभी कहीं ज्यादा बड़ी मिशन पर है, ह्यूगो और वेरोनिका की लव स्टोरी जो बचानी है। हिम्मत से भरा हुआ ह्यूगो डिक्लेयर करता है कि उन्हें काउंट वेसेंटिनी की जरूरत नहीं, नए बायर्स ढूंढ लेंगे। बैंडिट्स घबरा रहे थे कि तभी उनका बॉस आ गया। चीफ क्यूरियस था कि कौन है वह, खासकर जब सुनता है कि मालिक यही वो लड़की है जो हमें कुत्तों की तरह पीटी थी। मिमी भी तुरंत भांप ली कि ये कोई आम गुंडा नहीं, अमरूद गुंडा है। तभी एक हिम्मतवर किसान प्रिंसेस की इज्जत बचाने के लिए आगे आया, लेकिन चीफ उसे आसानी से गिरा देता है। फिर धमकी दी कि अगर कोई हिला तो किसान जिंदा नहीं बचेगा। जब हालात बिगड़ रहे थे, रूबिनी नाइट्स हीरो की तरह घुस आए। मौका देख के मिमी आगे बढ़ी और एक पावरफुल फाइटर पंच मारी, और स्पेशल बॉस भी वहीं गया जहां बाकी सब गए। लेकिन सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था। रेनाटो आखिरकार आता है। मिमी को देखते ही दोनों ऐसे फील करते हैं जैसे सालों बाद मिले हों। वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन और बैंडिट्स झाड़ियों से निकल आए। एक और को गिराया जाता है, लेकिन दूसरा रेनाटो की तरफ सीधा बढ़ता है। मिमी भागती है, लेकिन वो समझ गई कि वो टाइम पर नहीं पहुंच सकती। चिल्लाई कि हटो वहाँ से, लेकिन रेनाटो ने वो किया जो सोचा भी नहीं था। उसने खुद फॉर्म 38 यूज किया और बैंडिट को पंच मार दिया। क्लियरली उसे दर्द तो हुआ, लेकिन बोल्डली कहता है कि मैं ठीक हूँ। पता चला कि मिमी को पहले लड़ते देखा था, तब से छुप छुप के वो भी प्रैक्टिस कर रहा था। रे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं था अपने लॉर्ड को ऐसे निहत्थे पंच मारते हुए देख के। उसका तो दिल बैठ गया। जब रेनाटो सेफ हुआ तो वो विनती करता है कि इन हाथों को कलम चलाने दीजिए महाराज, फिर से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मिमी भी एग्री करती है कि ऐसे काम के लिए मैं हूँ ना। रेनाटो अभी भी अपने हाथ का दर्द फील कर रहा था। कहता है कि उसे नहीं पता कि पंच मारने में इतना दर्द होता है। मिमी याद दिलाती है कि आपकी ताकत और पोजीशन के साथ आपके एक्शंस का भी बहुत भारी वजन होता है, इसलिए ये दर्द याद रखिएगा, आपको जमीन से जोड़े रखेगा। फिर उसका हाथ पकड़ शुक्रिया करती है कि वो आया, मतलब बचाने के मकसद से आया। आखिरकार सारी हड़बड़ी एक शांत पल में खत्म हो जाती है जब रेनाटो उसे अपने बाहों में ले लेता है। दोनों बस राहत में थे कि दूसरा सेफ है। कुछ दिन बाद विलेजर्स खिड़की से झांक रहे थे। अंदर की बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन क्राउन प्रिंस इतना सीरियस लग रहा था और सब सोचने लगते हैं कि किसी को फांसी होने वाली है क्या। अंदर ह्यूगो अचानक से घुटने पे आ गया, सबका शुक्रिया करता है और किडनैपिंग की वजह से हुई अफरा तफरी के लिए माफी भी मांगता है। रेनाटो जो पूरा माजरा समझ चुका था, कहता है मैं बस खुश हूँ कि कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन ह्यूगो ने एडमिट किया कि हमारी वजह से रॉयल आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ा, जो भी सजा है मैं तैयार हूँ। तभी रे ने कैजुअली बोल दिया कि सजा की बात की जाए तो पहले मारिया को माफी मांगनी चाहिए, उसने आपके पैलेस में फैंटेसी दुनिया के चोर की तरह घुसाई। मिमी चौंक जाती है कि अरे बात मुझ पे आ गई, क्यों? रेनाटो ने भी ऐड किया कि हाँ, और मैंने सुना तुम कोई हथियार लेके घुसी थी। मिमी प्राउडली हेयर पिन दिखाती है कि ये तो एक सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट है। रेनाटो से याद दिलाता है कि तुमने हर सोल्जर को नॉकआउट किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी तुम पर अटैक नहीं किया था पहले। मिमी ऑकवर्डली माफी मांगने लगती है।
ह्यूगो तुरंत उसके डिफेंस में आता है कि शायद मेरी दादी ने इन्हें अंदर बुलाया होगा और वैसे भी इनसे इंस्पायर होकर के ही मुझ में बैंडिट्स के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मिली थी। मिमी की आंखें भर आती हैं कि फाइनली कोई तो मेरी तरफ से बोल रहा है। रे ने फिर एक्सेप्ट किया कि खैर ये सारा झंझट अच्छे से खत्म हुआ, काउंट वेसेंटिनी वाला मसला भी एक्सीडेंटली सॉल्व हो गया। और यहाँ रे असली सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि पैलेस नवारो और कैपिटल के बीच बढ़ रही बैंडिट एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि काउंट वेसेंटिनी हाल ही में नार्डी से ट्रेड करने लगा था। विलेज से बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप्स मांग रहा था और जब मालूम किया गया कि सब्जियों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है तो पता चला कि उन क्रॉप्स में से एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जो रुबीनी में एक खतरनाक ड्रग बनाने के लिए यूज होता है और उनका विलेज जाने अनजाने में एक फैंटेसी वर्ल्ड ड्रग ऑपरेशन का हिस्सा बन गया। फिर काउंट ने ह्यूगो की शादी अपनी बेटी से करवानी चाहिए ताकि पूरी क्रॉप्स फिर मोनोपोलाइज करने के लिए काम आए। पैलेस के पास पहले से कोई प्रूफ नहीं था। फिर विलेजर्स ने हेल्प मांगी चीफ की बेटी को बचाने के लिए। तब नाइट्स के पास रीजन मिला मूव ऑन करने का। वेरोनिका बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि हमारी क्रॉप्स इतने बुरे काम में यूज हो रहे थे। रे ने रीअश्योर किया कि क्रॉप्स खुद में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ एक खास मेथड से प्रोसेस्ड करने पे वो काम आती है ऐसे बेकार चीजों में। ह्यूगो के बाप के पास वो इक्विपमेंट नहीं था तो वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। उसी वक्त दरवाजा धमाके से खुलता है और सारे विलेजर्स अंदर घुस आए। खुलेआम मानते हैं कि वो सब सुन रहे थे। मिमी ने तुरंत बोला कि चलो सबको इधर ही पता चल गया। विलेजर्स खुशी से सेलिब्रेट करने लगे कि सब ठीक हो गया। ह्यूगो ने भी माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अब गाँव के लिए मेहनत करूंगा, खासकर वेरोनिका के लिए। सब ने तालियां बजाई और मिमी ने रियल टाइम में दोनों को सिप करना शुरू कर दिया कि किस्मत को मात देने वाले दो प्रेम के पंछी। क्या बात है, क्या बात है। तभी वेरोनिका के पापा आए और ये सबसे ऑकवर्ड फादर डॉटर मोमेंट होता है। टेंशन तोड़ने के लिए रॉयल गेस्ट के लिए लंच ऑफर किया। खाना बहुत कमाल विलेज के हर्ब से भरा हुआ था। सब समझ गए कि वेरोनिका में कुकिंग स्किल उसके पापा से ही आई है। मिमी ने पॉइंट आउट किया कि इतना टेस्टी खाना, ये विलेज तो पहले से फेमस होना चाहिए था। ये सुन के वेरोनिका के पापा एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि वेरोनिका और ह्यूगो के रिश्ते का मैंने विरोध किया, ये जानते हुए भी कि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोचा कि उसकी खुशी की कुर्बानी दे करके मैं गांव का फ्यूचर बचाऊंगा। मुझे तो यही सही लगा। वेरोनिका ने भी माफी मांगी कि मैंने कभी सीधा अपनी फीलिंग्स आपसे डिस्कस नहीं की। मिमी भी फैमिली थेरेपिस्ट मोड में आ जाती है। कहती है कि अगर मुक्केबाजी से नहीं सुलझा तो बात करो। ये हमारे अनवाजी हाउस की फैमिली फिलॉसफी है। वेरोनिका ने फिर दिल की बात खोली कि इस गांव से उसे बहुत प्यार है। यहाँ के लोग, ये शांत जिंदगी, एक दूसरे की मदद करना उसे सब पसंद है। ह्यूगो से शादी के बाद भी वो वापस आएंगे। पहले दुनिया देखना है, नई आइडियाज ढूंढनी है, फिर गांव की क्रॉप्स को नए प्रोडक्ट्स में बदलना है और प्लांट्स ढूंढने हैं जो यहाँ उग सके। फिर सिंसियरली पूछती है कि पापा क्या ह्यूगो से शादी की परमिशन है मुझे। उसके पापा ने रियलाइज किया कि मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। वो ह्यूगो को ब्लेसिंग देते हैं कि इसका ख्याल रखना। सब गुड बाय करने लगे और मिमी ने तो 10 लोगों की एनर्जी के साथ गुड बाय बोला। फिर रुबीनी पैलेस की तरफ वापस चल दिए। रास्ते में मिमी पास का सुंदर टूरिस्ट टाउन देखती है तो हैरान रह जाती है। रेनाटो अचानक से उसकी ठुड्डी ऊपर करके ड्रामेटिक तरीके से पूछता है कि चलो दोनों चुपके चुपके वहाँ घूमने चलते हैं। मिमी ने रियलाइज किया कि क्राउन प्रिंस उसे एक सीक्रेट डेट पर ले जाना चाहता है। शाम तक दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने अटेंशन से बचने के लिए, लेकिन रेनाटो जो भेस लिया था उसमें साफ पहचाना जा रहा था। तभी रे कॉर्नर से निकला, एक साइन पकड़े हुए। लिखा था कि हाईनेस सोचते हैं कि ये भेस परफेक्ट है तो प्लीज साथ दीजिए। मिमी तुरंत सोचती है कि प्रिंसेस बनते ही सबसे पहले इस आदमी की सैलरी बढ़ाऊंगी। शहर में घूमते वक्त एक मर्चेंट आया कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इस खातिर ये चिल्लादिन की चिराग ले लीजिए। मिमी तुरंत रेनाटो को ले जाते हुए कहती है कि तू क्या ऊपर वाले का दलाल बन के आया है। बाद में रेनाटो ने महंगा ज्वेलरी ऑफर किया। मिमी ने प्राइस देखे और लगभग बेहोश ही हो जाती है। बोलती है नहीं, ट्रेनिंग में वैसे भी टूट ही जाएगा। एक बार मिमी ने एक खतरनाक बियर देखा शहर में। रेनाटो धीरे से कहता है कि वो तो सिर्फ एक बहुत बड़े स्वेटर बुनने वाले हैं। पूरी वॉक में मिमी एग्रेसिवली रेनाटो को लोगों से दूर करती रहती है ताकि अटेंशन न आए। दोनों फिर एक लिवली फेस्टिवल में पहुंचते हैं, गेम्स और एक्टिविटी भरी। रेनाटो शूटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, ये कहते हुए कि पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी जीत जाता है। फिर कहता है कि शायद परफेक्ट होना मेरी एक हॉबी है। पूरी रात फेस्टिवल एंजॉय करते हुए इतने केओस के बाद जब वो एक जेन्युइनली स्वीट और शांत मोमेंट में रुकते हैं, मिमी की नजर एक ग्रिल्ड स्क्विड स्टॉल पर पड़ती है। उसका शहर मीरो समंदर के पास था, लेकिन फिर भी ऐसा सी फूड उसने पहले कभी नहीं खाया था। एक बाइट लेते ही अचानक वो चमक गई
स्वीट और सेवरी सॉसेज, चीवी टेक्सचर्स एकदम से उसका दिल जीत लिया। एक्साइटेड होकर के वो रेनाटो को टेस्ट करवाती है। फिर रेनाटो ने एडमिट किया कि पहली बार किसी नॉर्मल शहर में वो ऐसे घूम रहा है। दरअसल क्राउन प्रिंस होने की वजह से वो हमेशा रूल्स, गार्ड्स, हर तरफ से नजरों में रहता था, लेकिन आज रात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिमी लाल हो जाती है और थोड़ी देर का ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है, जहाँ सिर्फ साइड में बह रही पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी सॉस मिमी के हाथ पर गिर जाता है। रेनाटो तुरंत उठ के रुमाल लेने गया, दुनिया का सबसे एलिगेंट बॉयफ्रेंड के जैसा। और मिमी प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि जो लड़की पूरी जिंदगी वॉरियर की तरह ट्रेन करती रही, आज कोई इतने प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है। इसी सोच में थी कि एक शक्ति कपूर टाइप बंदा आता है मिमी के साथ फ्लर्ट करने। पास ही में एक फन जगह है, आओ ना चलते हैं। मिमी हैरान हुई कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तभी रेनाटो उस आदमी के पीछे अचानक प्रकट होता है कि मैं चलूं। वो आदमी घबराता है और भाग गया था। रेनाटो फिर कहता है कि ये शहर कितना लिवली है ना, लेकिन अंधेरी गलियां यहाँ की अनसेफ हैं। फिर सीरियसली बोलता है कि ये मेरे किंगडम का वीक स्पॉट है, तो इग्नोर नहीं कर सकता। मिमी रियलाइज करती है कि एक दिन ये सारी जिम्मेदारियां उसकी भी होंगी, एक क्राउन प्रिंसेस होने के नाते। रेनाटो तभी कहता है कि कुछ दूर पैदल चलें। चलते चलते रेनाटो ने मजाक में कहा कि इतनी छोटी हाथों में इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ आती कहाँ से है। फिर माफी मांगता है कि हमेशा तुम्हें खतरे में डाल देता हूँ ना। मिमी कहती है कि ना, मैं उस टाइप की हूँ कि खुद मुसीबत में कूदती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रेनाटो फिर सीरियस हो गया कि मिमी, क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत प्रीसियस होगी। गार्ड्स होंगे खाने में पॉइजन चेक करने के लिए, किंगडम की उम्मीदें बनोगी तुम। फिर रिवील करता है कि अगले महीने की रॉयल्टी पार्टी में मैं ऑफिशियली तुम्हें अपनी मंगेतर अनाउंस करने का सोच रहा हूँ। और साथ ही उसे आगाह भी करता है कि आयदा के साथ उसका रिश्ता तोड़ने के बाद सब लोग उसे एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे, तो उसे हिचकना बिल्कुल नहीं है। और अगर उसके अंदर कोई भी हिचक है या उसे अगर मना करना है तो अभी ही आखिरी मौका है। मिमी एकदम से फूट पड़ती है कि अगर नहीं चाहती तो तुम्हारी फैमिली से क्यों मिलती, तुम्हारी माँ के साथ चाय क्यों पीती, घर फैमिली को बताने क्यों गई, वो आयदवा से प्रॉपर क्राउन प्रिंसेस बनने की ट्रेनिंग क्यों मांगी। फिर ऑनेस्टली बोलती है कि अभी भी मैं नोबल लेडीज के सामने इनसिक्योर फील करती हूँ, लेकिन जब से इस किंगडम में आई नई फीलिंग्स डिस्कवर की और धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया रे बावले। इसलिए सबसे ज्यादा अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो तुमसे शादी करने में। रेनाटो उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं दुनिया का भी सबसे खुश आदमी हूँ, लेकिन उसी पल रे कहीं से निकल आता है और तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। मिमी कहती है कि तेरी 3 महीने की सैलरी कट। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।